डन। आ जाइए। देखिए पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना जो भी पैराग्राफ मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस करता हूँ, अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारे अभी करंट इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि एग्जामिनेशन में इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ जाता है तो आपकी तो निकल पड़ी, समझ लीजिए, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर कुछ अलग देता है तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई होगी कि अब आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, इन रिसेंट ईयर्स, यानी देखिए विगत कुछ वर्षों की बात हो रही है। स्टडीज एंड सर्वेज हैव फ्लैग्ड अ डिस्टिंक्ट शिफ्ट इन इंडियाज डिजीज बर्डन। अब एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, बहुत सारे लोग होंगे कि जो इस एक सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इनके जो टर्म्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया का डिजीज बर्डन। अब आपको लग रहा होगा ये डिजीज बर्डन क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी शहर, स्टेट या कोई कंट्री के अंदर जो रोग होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी रोग है, उस रोग का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर या उस देश पर, उस शहर पर, उस राज्य पर, उसे कहते हैं डिजीज बर्डन। और ये जो फ्लैग्ड डिस्टिंक्ट शिफ्ट बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीजें, मतलब किसी भी चीज के अंदर बदलाव को देखना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई भी चीज पहले जैसी नहीं है, अब उसमें बदलाव देखा जा रहा है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, फ्लैग्ड डिस्टिंक्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि विगत अगर हम कुछ वर्षों में देखें तो जो स्टडीज हैं या जो भी सर्वेस हैं, उससे पता चलता है इंडिया के अंदर जो भी रोग वगैरह हो रहे हैं, जो भी डिजीज वगैरह हो रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जो इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव है, यानी जो बदलाव है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आगे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो यहाँ पे एक वर्ड है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जैसे एक ऐसा डिजीज होता है जो छुआछूत से फैलता है, मतलब जो संक्रमित हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोविड-19 की, तो कोविड-19 को हम कह सकते हैं कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं था, वो कम्युनिकेबल डिजीज था। मतलब लोगों के क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, संपर्क में आने से वो चीज फैलती थी, वो संक्रमण होता था। बट अगर हम कुछ डिजीज की बात करें, जैसे डायबिटीज की बात करें, स्ट्रोक्स की बात करें, हार्ट एलिमेंट्स की बात करें, ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, छुआछूत से ये चीजें नहीं फैलती हैं। क्लेम मोर लाइफ इन द कंट्री कंपेयर्ड टू इन्फेक्शस डिजीज। अगर अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर जो जाने जा रही हैं, जो लोगों के जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज, स्ट्रोक्स और हार्ट एलिमेंट। जो इन्फेक्शस डिजीज होते हैं, मतलब जो छुआछूत से फैलते हैं, जो संपर्क में आने से फैलते हैं, ऐसी चीजों के तुलना में ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। Experts have also underlined the links between these lifestyle related diseases and obesity। अब अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो उन्होंने भी लिंक का मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना या रेखांकित करना, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज एंड ओबेसिटी, यानी अगर हम बात करते हैं मोटापे की और लोगों की जो जीवन शैली से संबंधित जो डिजीज होता है, रोग होता है, उसके बीच में उन्होंने संबंध देखा है। मतलब आपके मोटापे की वजह से जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, उसको मोटापा किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लॉन्ग थॉट टू बी एन अर्बन प्रॉब्लम, ओबेसिटी हैज बिकम अ हेल्थ थ्रेट इन रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री इन द लास्ट डिकेड। अच्छा, पिछले कुछ दशकों से हम लोगों की ये सोच थी, लिखा ना लॉन्ग थॉट, मतलब पिछले कुछ दशकों से हम लोग ऐसा सोचा करते थे, अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, अगर हम मोटापे की बात करते हैं, तो ये एक अर्बन प्रॉब्लम है। जनरली लोग कहते नहीं थे, अरे यार शहर के लोग हैं ना वो मोटे होते हैं, बट गांव के लड़के तो बिल्कुल छरछरे होते हैं, है ना, एकदम दुबले पतले, खेतों में काम करना, दौड़ना भागना, गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करना, ये चीज। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टा है। कह रहा पिछले कुछ दशकों में अगर हम लोग देखें तो ये जो ओबेसिटी हैज बिकम अ हेल्थ थ्रेट इन रूरल पार्ट, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, वहां पे भी कुछ दशकों में हमें देखने को आया है कि जो मोटापा है, जो ओबेसिटी से होने वाले रोग हैं या जो भी समस्याएं हैं, वो देखने को मिल रही हैं। नाउ स्टडी पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल द लैंसेट हैज रिवील्ड दैट इट आल्सो अफेक्ट चिल्ड्रन। अब बात हो रही है कि स्टडी जो पब्लिश हुई थी मेडिकल जर्नल में, जिसको हमने लैंसेट बोला, जो स्टडी की गई थी, वो बता रहा है कि जो बच्चों प्रभावित हो रहे हैं मोटापे की वजह से, उसके बारे में उन्होंने बताया, उजागर किया है। मोर देन 12 मिलियन चिल्ड्रन, 7.3 मिलियन बॉयज एंड 5.2 मिलियन गर्ल्स इन द कंट्री एज्ड बिटवीन 5 and 19 वर ग्रॉसली ओवरवेट इन 2022, up from
0.4 मिलियन इन 1990। अब देखिएगा ना, ये चौंकाने वाली बिल्कुल डेटा है। अब जब कहीं पे अच्छा डेटा दिया जाता है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। जनरली ऐसा होता है कि जो डेटा देते हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे, मतलब अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी उम्र होती है 5 से 19 साल के बीच में हमारे कंट्री के अंदर, और ये 12 मिलियन पूरे बच्चे हैं, जिसमें 7.3 मिलियन लड़के हैं, 5.2 मिलियन गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। अगर देखा जाए तो ये ओवरवेट है 2022 के अंदर, मतलब जितना एक सामान्य उनका वजन होना चाहिए बच्चों का, उससे वो कहीं ज्यादा है। और अगर यही डेटा देखा जाए तो ये 0.4 मिलियन था 1990 में, यानी 90s के जो बच्चे थे, जैसे हम लोगों के बारे में आप कह सकते हैं कि जैसे जो 90, 91, 92, 93, 94, 95, मतलब ऐसी जो पैदाइशी थी उस टाइम, अगर हम लोग ओबेसिटी की बात करें तो वो 0.4 मिलियन था। लेकिन अभी आप देख रहे हो कितना हो चुका है, 12 मिलियन हो चुका है ये चीज। जेंडर स्क्यू also marks the rise in obesity levels। ये जेंडर स्क्यू क्या होता है? जेंडर स्क्यू का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका मीनिंग हम आपको ऐसे समझा देते हैं, मतलब लिंग आधारित असमानता। जैसे मेल और फीमेल है तो मेल जेंडर फीमेल जेंडर हो गया, इनके बीच में जो असमानताएं होती हैं उनकी बात हो रही है। तो कहता है यहाँ पे कि जेंडर स्क्यू आल्सो मार्क्स द राइज ओबेसिटी लेवल्स। द लैंसेट स्टडी फाउंड 44 million women and 26 million men aged above 20 in India to be obese, up from 2.4 million women and 1.1 million men in 1990। अब देखिए 1990 में अगर हम औरतें और आदमियों की बात करें तो 2.4 मिलियन मोटापे के शिकार थे, और औरतें 2.4 मिलियन थी और आदमी 1.1 मिलियन था। लेकिन अगर अभी के समय में आप बात करोगे तो आप इंडिया के अंदर देखोगे टोटल 44 मिलियन का डेटा दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 26 मिलियन मेन है, और तकरीबन डेटा कुछ गलत हो रहा है क्या, लैंसेट स्टडी फाउंड, अच्छा 44 मिलियन औरतें हैं और 26 मिलियन मेन हैं जो 20 साल के ऊपर हैं, उनमें मोटापा देखा जा रहा है। और जो कि यही डेटा 1990 में 2.4 मिलियन था, 1.1 मिलियन था। WHO defines obesity as an abnormal and excessive accumulation of fat that possesses health risk। WHO ओबेसिटी को लेकर के डिफाइन करती है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर हम मोटापे की बात करते हैं तो मोटापा होता क्या है? मोटापा होता है एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। जब इंसान के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी जब आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बाहर की चीजें, चिकनी चीजें, तेल की चीजें जब खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो उससे आपका मोटापा बढ़ जाता है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। लाइक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया टू द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। कह रहा है कि लाइक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप भारत के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब जैसे ऑफिशियल वर्क, यानी ऐसे कामकाज जहां पे लोग पूरे दिन भर बैठ करके काम करते रहते हैं। जनरली देखा जाए, पहले जो लोग गाँव से होते थे वो खेतों में काम करते थे, इधर उधर दौड़ना धूपना, साइकिल चलाना, है ना। बट ये जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे दिन भर बैठ करके काम करते हैं और बैठने से जब आपकी कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है तो मोटापा इंसान का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड। अब देखिए इनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी पहले की तरीके से नहीं हो गई है ना। पहले के तरीके की जो लिविंग स्टैंडर्ड थी वो अलग थी, लेकिन अभी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा खराब हो गया। जनरली पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद करते थे, जल्दी उठना पसंद करते थे, थोड़ा एक्सरसाइज करते थे, ये सारी चीजें, नहा लेते थे। अभी के टाइम में लोग 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक सोते हैं। और देखा जाए तो जो ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेट में जो चीजें नहीं आती, नमकीन आता है, बिस्किट आता है, ये सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो साल भर प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं और लोग उसको खाते भी हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है। द रिसेंटली रिलीज्ड रिजल्ट ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे हुआ और उसका एक रिजल्ट आया है, शो दैट, उसमें दिखाता है कि इंडियंस आर स्पेंडिंग लेस ऑन cereals and pulses and more on beverages, refreshment and processed food। अब देखो जनरली क्या है कि हम सभी लोग अगर दाल खाएं, हरी सब्जियां खाएं तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन इंडियंस को देखेंगे ना, ये लोग दाल वाल पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा आपके जैसे बेवरेजेस हो गए, जो पेय पदार्थ होते हैं, रिफ्रेशमेंट, आजकल देखिए लोग स्टिंग पी रहे हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, एक क्या आता है यार बहुत पॉपुलर है,
रेड बुल करके ऐसे कुछ नहीं आता, इस तरीके के ड्रिंक्स लोग पी रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इस पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट स्टडी कंडक्टेड बाय WHO एंड ICR, यानी ये इंडिया की तरफ से है, ICR और ये जो WHO है, इन्होंने मिल करके एक स्टडी करा है कि इंडियाज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट of 13.37% in terms of retail sales value between 2011 से 2021। तो देखिए ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है इंडस्ट्री, मतलब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री क्या, ये जो नमकीन बनाने वाले या इस तरीके से जो पैकेट में फूड आते हैं, इनकी जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और कितना बढ़ा है? 13.37% बढ़ा हुआ है। और चाहे थोक की बात करें, चाहे हम रिटेल की बात करें, खुदरा बात करें, ये 2011 से 2021 के बीच में डेटा है। अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज, जैसे मैं पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक करके लाइन बाय लाइन, तो मतलब अगर तुम लोग इस चीज से वो हो ना, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा तो नहीं होता सर बहुत देर लग जाती है इन सारी चीजों में, अगर तुम लोग सेटिस्फाइड अगर इन चीजों से ना हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। मतलब जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर जब कराते हैं वो लाइन बाय लाइन चीजों को समझाते नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया वो आंसर डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स इट। बट स्टिल अगर आपको लगता है सर हम लोग पहले से अच्छी से समझ जाते हैं, आपको पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप वो भी बता देना। बट स्टिल अगर जिस तरीके से मैं बताता हूँ, तो क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो रहेगा ना भाई, क्योंकि पूरा चीजों को पढ़ना समझाना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अपनी आप इच्छा बता दीजिएगा। लिखा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द कंट्रीज न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसी, मतलब हमारे कंट्री में जो न्यूट्रिशन से संबंधित पॉलिसी है, सच एज पोषण 2.0 डोंट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। अब देखिए भाई हमारे यहाँ ना जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह बनी हैं, उन लोगों को तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का यूथ है, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके का उसका खान पान है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आज का बच्चा इतना मोटापे से पीड़ित है, अभी ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, तो आने वाले समय में वो अपने लिए क्या करेगा? अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपनी जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहा है, जिस तरीके का खाना खा रहा है, तो वो देश के लिए आगे क्या करेगा? वो अपने लिए तो कर ही नहीं सकता, देश के लिए क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है ये हर चीज बहुत दूर तक कनेक्ट करती है। तो ये जो पोषण 2.0 इनकी पॉलिसी है ना, ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को लेकर के ध्यान नहीं दे रहे हैं। The National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Strokes does recommend screening and early interventions to check the obesity related risk factor from becoming complicated। अगर हम बात करें नेशनल प्रोग्राम को लेकर के, जो कि कैंसर के कंट्रोल या उसके रोकथाम के लिए है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब कि जितने भी डिजीज लिखे हैं, जैसे स्ट्रोक्स, आपका ये डिजीज, आपका ये डिजीज, आपका कैंसर का कंट्रोल प्रिवेंशन, ये लोग रिकमेंड करते हैं। अगर कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड ये चीज कॉम्प्लिकेट हो, बाद में जाकर के जटिल हो, उसके पहले ही आप क्या करवा लीजिए? स्क्रीनिंग करवा लीजिए। स्क्रीनिंग मतलब उसका जांच पड़ताल पहले ही करा लीजिए। अर्ली इंटरवेंशन यानी इनिशियल स्टेज पे ही उनकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, जिससे आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा समस्या ना हो। The guidelines recommend annual screening for excess weight in children as young as 2 to 6 years old. However, हालांकि a lack of awareness about the seriousness of the issue। देखिए ये जो मुद्दा है ना ओबेसिटी को लेकर के, आजकल देखिए होता क्या है कि जैसे घर के जो भी बड़े लोग हैं ना, जैसे मम्मी है, पापा, उनको उनका बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, लो करने लगते हैं। अरे भाई वो ओबेसिटी है, वो मोटापा है, उसका भद्दापन है, जिसको लोग क्यूटनेस में आजकल तब्दील कर चुके हैं ना। किसी लड़की को देखेंगे अरे कितनी चबी है, अब वहीं लड़के को देखेंगे कहेंगे अबे साला बेडौल कहीं का है ना, कैसा लग रहा है सांड जैसा। लड़की को देखो लो चबी है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ चलती है। तो ये इशू की सीरियसनेस को लेकर के जो अवेयरनेस है ना, उसमें बहुत अभाव है। उतनी ज्यादा लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के अटेंटिवनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं, इंक्लूडिंग इन द मेडिकल कम्युनिटी। इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी बात हो रही है। मीन्स दैट दिस प्रेस्क्रिप्शंस आर रेयरली फॉलोड। इसी वजह से इनको लेकर के जो प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी फॉलो नहीं हो पाते। भाई जब किसी भी चीज को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, जबकि वहां पे ये भी बता रहे कि मेडिकल कम्युनिटी में भी लेकर के इसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो फिर प्रेस्क्रिप्शन क्या लोग फॉलो करेंगे? इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विद एन इंट्रैक्टेबल ओबेसिटी प्रॉब्लम। अब कह रहे हैं इंडिया सिर्फ एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे ओबेसिटी को लेकर के समस्या है। WHO notes that no country is on the track to meeting its target of bringing down obesity to 2010 levels by 2025।
अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई किसी भी कोई भी कंट्री, हम बात करें सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री ट्रैक पे नहीं है। जैसे हमने एक इन लोगों ने एक टारगेट सेट किया था कि हम ये जो ओबेसिटी का लेवल है वो 2010 मतलब 2025 में जो 2010 में लेवल था वहां तक लेकर के आएंगे। लेकिन कह रहा है कि कोई भी कंट्री इस ट्रैक पे नहीं है। देखिए घर में जाकर के आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं कि नहीं आज तुमको ये नहीं खाना है, ठीक है। अब भाई उसके लिए तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, क्योंकि आप किसी के घर के किचन में घुस नहीं सकते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है, ये तो इंसान को खुद सोचना समझना पड़ेगा। खैर, हालांकि इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड conversations have begun on trying to deal with the problem through measures such as higher taxes on unhealthy food and incentives for healthy food, front of pack nutrition labeling to guide consumers and awareness program। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये ना दुनिया के सेवरल पार्ट्स में मतलब जगह जगह पर अब बातचीत होने लगी है, शुरू हो गया है इस समस्या को समाधान को लेकर के, और लोग ये भी कर रहे हैं, मतलब जो वहां की गवर्नमेंट वगैरह है उनका ये मानना है कि ये जो अनहेल्दी फूड है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए, और जो आपके हेल्दी फूड है उसके लिए लोगों को इनकरेज किया जाए। क्योंकि देखिए जैसे आपको क्या होता है कि जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं, जो प्रोसेस फूड आते हैं, वो बहुत ज्यादा सस्ते आते हैं। तो जब सस्ते होते हैं तो लोग खरीद के खाते हैं मजे से। बट देखा जाए तो जो हेल्दी फूड होते हैं वो महंगे होते हैं, तो लोग महंगा ना खा करके अनहेल्दी खा करके अपना पेट भर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम अनहेल्दी फूड पे हायर टैक्सेस लगा दें और इंसेंटिव्स फॉर हेल्दी फूड, और जो भी हम सामान बेच रहे हैं उस पर जो न्यूट्रिशन लेबलिंग लग रही है वो लोगों को अगर अवेयर करने के लिए हो कि मतलब जो चीज आप खा रहे हो उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, ये आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो इन सारी चीजों से लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। इंडिया हैज बीन ऑन आउटलियर टू सच डिस्कशंस। द लैंसेंट रिपोर्ट शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर पॉलिसी मेकर्स। और ये कह रहे हैं कि जो ये लैंसेंट रिपोर्ट आई है ना, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल है, मतलब एक तरीके से नॉक नॉक, जग जाइए अभी भी मौका है, गधे ने ज्यादा खेत नहीं चरा है। तो मिला जुला कर ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वीडियो लैग हो रहा है भैया, तुम्हारा ही देखो लैग हो रहा है, बाकी लोगों का लैग हो रहा है तो बताओ, है ना। हमारे यहाँ तो नेटवर्क सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल अगर कोई समस्या बाकी लोगों को भी है तो बताओ। बाकी लोगों का भी लैग हो रहा है क्या, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे एक बार बता देना। क्लियर है? हो रहा है, 2 लोगों का हो रहा है, हो रहा है। चलो 1 सेकंड रुक जाओ, ये पूरा मैंने समझा दिया, अभी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, बस 1 मिनट दे देना, मैं कर दूं। लाइव क्लास चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैगिंग का इशू आ रहा है। क्या ही बोला जाए भाई। ठीक है, चलो मैंने बोल दिया है, तब तक हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं। टैग कर दूं, आज क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अगर हम पैसेज के टोन की बात करें, क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिफरेंट है, अलार्मिंग है, ह्यूमरस। देखो तुमने लास्ट तक पढ़ा, लास्ट तक जब तुमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो लैंसेंट की रिपोर्ट थी वो एक वेकअप कॉल थी पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो वेकअप कॉल का मतलब क्या, एक तरीके से घंटी बज गई, घंटी बज गई, चेतावनी दे दी गई, वार्न कर दिया गया। वेकअप कॉल का मतलब वही होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक तो होगा नहीं, इंडिफरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल होता है। ह्यूमरस मतलब फनी होता है, ये कहीं से भी फनी नहीं था, दैट इज अलार्मिंग। तो मैं तुम लोगों से यही कहता हूं, जैसे देखो मेरे अंदर क्या है कि जब मैं इस तरह के पैसेज को पढ़ता हूं मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि कहीं कहीं मुझे देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है वो समझने को मिलता है। अब अगर इसी इंटरेस्ट के साथ आप भी पढ़ेंगे तो ये आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि लेंदी है, बहुत ज्यादा बर्डन है, या जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की नहीं सोचोगे, आप इंजॉय करने की सोचोगे क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं आपको मजा आता है क्वेश्चन आंसर करने में। जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेंट, children aged between 5 and 19 were grossly overweight in India in 2022. More than 12 million, more than 10 million, more than 15 million। अगर हम लोग बात करें तो हमें शायद 12 मिलियन की बात करी थी, जिसमें 7.3 मिलियन के आसपास लड़के थे और बाकी के जो बचे हुई लड़कियां थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट ओनली ये सही होगा, ए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन थीम क्या था, द इंपॉर्टेंस ऑफ
physical exercise, the rise of obesity in India and its health implications, the effectiveness of government policies in controlling obesity, the role of processed food in a बैलेंस डाइट के अंदर प्रोसेस फूड की भूमिका, ये तो दूर दूर तक नहीं थी। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट पॉलिसीज की जो प्रभावशीलता है, ये भी नहीं था। एक्चुअली हम बात यहाँ पे कर रहे थे जो ओबेसिटी बढ़ रही है इंडिया के अंदर और उसकी वजह से होने वाले जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो हेल्थ इंप्लीकेशंस हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं पैसेज के आधार पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ पोटेंशियल रीजन फॉर द राइजिंग ओबेसिटी लेवल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी लेवल्स की राइजिंग हो रही है यानी बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे क्या पोटेंशियल रीजन है वो बताइए आप पैसेज के अनुसार कंक्लूड करिए। इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम एड्रेसिंग ओबेसिटी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। अगर हम पूरे पैसेज को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो उस हिसाब से जो पैसेज में था वो ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, एक तो ये हो गया। लैक ऑफ अवेयरनेस ये भी था, हम लोगों ने डिस्कस किया जब लास्ट तक जाते जाते, तो वहां पे अवेयरनेस को लेकर के भी बात हुई थी कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, और वहां पे बताया गया था कि फूड वगैरह की जब लेबलिंग की जाए तो वहां भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये भी था। बट ऐसा कहीं नहीं दिया गया था कि फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के पास पार्क है, जिम है एंड ऑल, बहुत सारी चीज, ये नहीं है। तो हमारे को हो जाएगा पहला और दूसरा। डन, अगले पे आ जाते हैं। अभी देखिए कोई रिप्लाई तो नहीं आया है उधर से, आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। बाकी भाई तब तक ना अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फोन में देख लो, लैपटॉप में अगर नहीं चल रहा है तो। चलो शुरू करो, आ जाओ। 1.5 मिनट का इसके लिए टाइम है। चलिए 1.5 मिनट हो गया, इस पे आ जाइए। 1.5 मिनट इसके लिए भी है। चलिए 3 मिनट हो गया पूरा का पूरा। आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए।
दूसरा बताइए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो जी, चलिए इसमें भी देखते हैं कितना सही किया आपने, कितना गलत किया। आइए, अभी भी लैग हो रहा है क्या आप लोगों का, एक बार बताना। देखिए क्या कह रहा है कि इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर पड़ाव पे औरतें मतलब जो भी औरतें हैं उनको इक्वल राइट्स मिले, यानी उनको बराबर का अधिकार मिले, समान का अधिकार मिले, इसकी खोज में एवरी एक्ट दैट जस्टिफाइज हायरार्की, अदरिंग एंड पैट्रियार्कल माइंडसेट मस्ट बी सन्ड टोटली। थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक लाइन लिख दी जाती है, एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, बट सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है बहुत ज्यादा डीप होता है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर पड़ाव पर, जीवन के हर जगह पर औरतों को समान अधिकार मिले, इसकी खोज में जितने भी एक्ट हैं जो जस्टिफाई करते हैं हायरार्की को, अदरिंग को और पैट्रियार्कल माइंडसेट को, इसे क्या कर देना चाहिए, एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ पे शन वर्ड लिखा हुआ है, तो शन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को किनारा कर देना, यानी किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, जिससे ये पूरा पैराग्राफ आपको समझने में आसानी हुई। अगर हम हायरार्की की बात करें, वैसे तो अगर आप, कुछ लोग इसको हायरार्की पढ़ते हैं, कुछ लोग हायरार्की, वैसे तो हायरार्की होता है, हायरार्की वगैरह जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसका जब सिनोनिम देखेंगे तो वो होता है ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस या क्रम। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, जनरली हमारे यहाँ आप देखते होंगे, हम इंडिया की बात करेंगे अभी खासकर यहाँ पे, ठीक है, आप वर्ल्ड की भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट हम यहाँ इंडिया की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो पुरुष हैं हमेशा उनको महिलाओं से ऊपर रखा गया है। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ कि कोई भी इंसान की जो पावर होती है, ठीक है, उनके जो अधिकार होते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से उनको ऊपर या नीचे का दर्जा दिया जाता है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनको उनके अथॉरिटी के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ, उनके पावर के हिसाब से उनको ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो वही यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि भाई ये जो हम डिसाइड करते हैं कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा अधिकार स्ट्रेंथ के आधार पर, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम अदरिंग की बात करें तो थोड़ा अदरिंग को भी समझने की कोशिश करिएगा कि अदरिंग का क्या मतलब होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मतलब कोई किसी को कमतर समझना, मतलब अदरिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए किसी को असमान समझना, किसी को कम समझना, ये होता है अदरिंग, ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात करें, जैसे होता क्या है कि शुरुआत से ही पुरुषों को नियंत्रण दे दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये भैया घर के मुखिया हैं सपोज करिए, तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है वो डिसीजन इनके द्वारा ही लिया जाएगा। किसी भी चीज को बात करें कंट्रोल करने को, ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये चीज भी हटना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पैराग्राफ बोल रहा है। तो हमें जो कुछ भी चीजें समझनी है पढ़नी है वो पैराग्राफ के ही हिसाब से पढ़नी है। तो मुझे लग रहा है कि जो 3 कॉन्टेक्स्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये किन एक्ट की बात कर रहा है जिनको पूरी तरीके से हटाने की बात हो रही है। एक तो हायरार्की को हटाने की बात हो रही है, अदरिंग को हटाने की बात हो रही है, और पैट्रियार्कल माइंडसेट को हटाने की बात हो रही है। क्लियर है? आगे कह रहा है सीकिंग द राइट टू चूज हर ओन आइडेंटिटी, मिस दिव्या मोदी तोंग्या had petitioned the Delhi High Court that she be allowed to revert to her maiden name after her divorce,
कम्स थ्रू। देखिए यहाँ पे एक लेडी है, उनका नाम दिया गया है जो भी है दिव्या मोदी हम लोग बोलेंगे, टोंगिया ओंगिया नहीं बोलेंगे, तो दिव्या मोदी हम बोल लेते हैं। ये गई दिल्ली हाई कोर्ट में, इन्होंने ये पिटीशन किया, याचिका दायर की। और याचिका दायर किस चीज को लेकर के उन्होंने की थी कि उनका डिवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था, तो वो चाहती थी कि उनका जो पहले जो सरनेम था वो सरनेम हम अपना लगा पाए, इसके लिए। अब जिन लोगों को इस बारे में पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है। जनरली हमारे इंडिया के अंदर ये चीज होता है, बाहर होता है नहीं होता वो मुझे नहीं पता। जैसे मान लीजिए कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, अब लड़की का शादी उस लड़के से हो गया, तो जनरली अब वो लड़की उस लड़के का सरनेम यूज करती है, ठीक है। अब उनका मान लो तलाक हो गया, अब वो चाहती है इस चीज को कि भाई जो हमारा सरनेम था शादी के पहले, मतलब हम जहां से बिलोंग करते हैं वो हम सरनेम लगा लें। तो अब इतना आसान हमारे भारत के अंदर नहीं है तलाक के बाद कि वो सरनेम आप लगा सकते हो। अगर इतना आसान होता तो ये औरत कोर्ट तक तो नहीं पहुंची होती, अब ये कोर्ट तक तो पहुंच गई। अब क्या है कि सी लैंडेड इन कोर्ट आफ्टर रनिंग इनटू अ बैरियर द फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विच सेड अ मैरिड वुमन हु वांट्स टू यूज हर maiden name after divorce must either furnish divorce papers or a no objection certificate from her husband। अब देखिए एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे नियमावली से है ना। तो गवर्नमेंट की जो एक नियमावली है उसमें ये चीज लिखी गई है कि कोई ऐसी औरत जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वो अब अपना सरनेम यूज करना चाहती है तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि वो डिवोर्स पेपर दिखा दे, ये भैया हमारा डिवोर्स हो गया, ये हमारा डिवोर्स पेपर है, अब हम अपना नाम लगा सकते हैं, पहला। या उसके मुझे तो खैर इन चीजों पे हंसी आती है, उसके पति की तरफ से उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये उसका पति अलाउ कर दे कि भाई अगर ये अपना सरनेम यूज करती है अपने नाम के साथ तो हमें इसके साथ किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन, जो उनकी नियमावली है, इसमें ये दो बातें दी गई है जिसको लेकर के इनको कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। मतलब जैसे लगता है ना लोगों को कि ये हमारी जिंदगी है ना, हमारा सरनेम है, अब हमें ही अपना सरनेम लगाने के लिए हमें कोर्ट तक पहुंचना पड़ रहा है, मतलब हमें डिवोर्स पेपर दिखाने पड़ रहे हैं, हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है। तो क्या औरतों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? क्या औरतों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्या कोई पुरुष अपना सरनेम बदलता है या अपना सरनेम लगाने के लिए क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है औरतों की तरफ से? ये सारे ख्यालों के साथ वो पहुंची थी कोर्ट में। अच्छा, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सॉट द यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाई May 28 द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अच्छा, नेक्स्ट डेट हियरिंग जो मई 28 को रखी गई थी, उसमें जो हाई कोर्ट थी, दिल्ली हाई कोर्ट थी, वो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स चाहती थी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे इस बारे में रिस्पॉन्स चाहती थी। इन हर प्ली मिस मोदी, हम सिर्फ मोदी बोलते हैं, स्टेट्स दैट द नोटिफिकेशन इज जेंडर बायस्ड। उनका यह मानना था कि ये जो सरकार की नियमावली है, जो नोटिफिकेशन है, वो जेंडर बायस्ड है। जैसा कि हमने आपसे कहा, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेंडर बायस्ड है? मतलब अगर कोई औरत है, अगर उसे अपना सरनेम लगाना है तो उसके लिए उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है पुरुष की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं यहाँ पे महिलाओं को कम आंका जा रहा है, तो इस वजह से इनको ऐसा लगा। एंड क्रिएट्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर वुमेन हु सीक टू एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू चूज देयर नेम। और कह रहा है साथ ही साथ ये एक अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है औरतों के लिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज करना चाहती हैं, प्रयोग करना चाहती हैं। इन हर केस, सॉरी, राइट टू चूज देयर नेम, इन हर केस अ चेंज ऑफ सरनेम, मतलब अपने सरनेम को चेंज करने को लेकर के, बाई वायलेटिंग आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21। द वेरी आइडिया ऑफ एन एनओसी इज ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, उनका कहना था कि जो एनओसी है, ये तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्शनेबल है, ये होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ डिवोर्स प्रीसीडिंग्स और नॉट एंड इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ डीप सीटेड मिसोगनी दैट वांट्स टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस। मिस मोदी शुड बी एबल टू चूज विच एवर सरनेम शी इज कंफर्टेबल विद एंड नॉट हैव टू फाइट फॉर इट। मोदी जी का यह मानना था कि वो जो भी सरनेम चाहे वो सरनेम लगा ले, इसके लिए कम से कम उसे फाइट न करना पड़े, इसके लिए उसे कम से कम जद्दोजहद न करनी पड़े, कोर्ट तक न पहुंचना पड़े। Women have often complained of harassment when they have taken the path less trodden। अब यहां पे देखिए लेस ट्रॉडन यूज किया गया है। देखिए लेस ट्रॉडन का मतलब किसी को पता है क्या? मतलब असमान, मतलब किसी चीज को लेकर के ऐसे रास्ते को अपनाना जो सामान्य ना हो। मतलब जनरली जिस चीज पर हम, मतलब जनरली जो हम करते हैं, यूजुअली सामान्य तौर पर हम जो करते हैं,
सामान्य तौर से न करके कोई चीज असामान्य तौर से किया जाए, ठीक है, उसके लिए लेस टॉलरेंट का यूज करते हैं। खैर आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर वुमेन हु हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑप्ट फॉर देयर हस्बैंड सरनेम आफ्टर मैरिज फेस barrage of unnecessary questions and a mountain of paperwork while say opening a joint bank account or during a child's admission in school or applying for a passport। अब देखिए होता क्या, उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं कि जो women who have decided not to opt for their husband surname, अब मतलब कोई ऐसी औरत है जो शादी के बाद नहीं चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के सरनेम को ऑप्ट करे, यानी जो भी उसके हस्बैंड का सरनेम है वो नहीं लगाना चाहती है मैरिज के बाद, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे अननेसेसरी क्वेश्चन का, बैरेज का मतलब यहाँ पे बौछार से, उसको अननेसेसरी क्वेश्चन के बौछार एंड माउंटेन ऑफ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का, सवालों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे पेपर वर्क भी करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उसे एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना है और अगर उसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेना है, अगर उसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उससे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं इस चीज को लेकर कि सिर्फ एक सरनेम की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। अ सोसाइटी दैट इज ऑलरेडी battling caste-based hierarchies should not add to the discrimination by giving an upper hand to anyone in a relationship। अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो भाई एक रिलेशनशिप के अंदर आपने किसी को कंट्रोल दे रखा है, अपर हैंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम दुनियादारी छोड़ करके अगर हम सिर्फ इन चीजों पे देखें तो भाई ये तो सिर्फ साफ साफ तौर पे लग रहा है कि एक औरत है जो अपने सरनेम के लिए सिर्फ लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है ये अपर हैंड टू एनीवन, तो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर किसी एक को अपर हैंड दे देना ये क्या है, गलत चीज है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ना। बट वर्क टुवर्ड सेफर स्पेसेस विदाउट जेंडर बायस डिफरेंस एंड ह्यूमिलिएशन इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड स्टार्क gender disparities persist both politically and socially, women do most of the unpaid work at home। अच्छा आप ना अगर देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो जनरली ये देखो, बात विश्व की भी हम कर रहे हैं, बात सिर्फ इंडिया की यहाँ तक नहीं सीमित है, हर जगह आप देखेंगे जनरली लोगों को लगता था कि जो औरतें हैं ना वो घर में काम करने के लिए हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो वुमेन डू मोस्ट ऑफ द अनपेड वर्क एट होम। अब औरतें घर पे इतना काम करती हैं, क्या उसका कोई तनख्वाह लेती हैं, क्या कोई वेतन लेती है, नहीं लेती ना, आर ऑफन एज्ड आउट ऑफ द लेबर फोर्स फॉर वेरियस रीजंस व्हाट अ गर्ल। और अगर देखा जाए अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो उनमें उनको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। लेबर फोर्स का मतलब अगर जैसे बाहर जाकर के अगर काम करना हो तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। व्हाट अ गर्ल और अ वुमेन कैन एंड कांट डू इज ऑफन लेट डाउन बाय द मेन इन द फैमिली। अब एक औरत क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो ये ज्यादातर भी डिसाइड कौन करता है, घर का जो आदमी है वही करता है। समटाइम्स वुमेन टू एक्वेस्ट टू सच क्या लिखा है, ओके, indignities in the name of tradition। The United Nations has said that the greatest human rights challenge in the world right now is achieving gender equality। अभी देखो दुनिया भर में इस तरह के आपने बहुत पैराग्राफ पढ़े होंगे जहां पे जेंडर इक्वालिटी को लेकर के हमेशा से लड़ाई चल रही है। अभी इस पर मतलब हर जगह, हर देश में, हर स्टेट में आप देखेंगे जेंडर इक्वालिटी को लेकर के बात होती है। एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स, जहां पे वुमेन और लड़कियों को एम्पावर करना, सशक्तिकरण करना। पेइंग लिप सर्विस टू रेटोरिकल दैट वुमेन आर इक्वल विदाउट इफेक्टिंग चेंज ऑन ग्राउंड विद लेजिस्लेटिव बैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क डिफीट्स द पर्पस। ठीक है, तो देखो मिला जुला करके हम लोगों ने ये बात करी है। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर इसके क्वेश्चंस को करते हैं। मतलब लास्ट तक ये बात ये बोलना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, उसको अचीव करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है, यानी उनको एम्पावर करना है। राइट, तो इसमें था कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन आपको क्या लगा, ऑप्टिमिस्टिक लगा, क्रिटिकल लगा, अम्यूज लगा, इंडिफरेंट लगा, बताइए। अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा इसके अंदर, ऑप्टिमिस्टिक तो कहीं से नहीं था, ये कोई पॉजिटिव था नहीं, होपफुल था नहीं, अम्यूज मतलब एंटरटेनिंग था नहीं, इंडिफरेंट का कोई मतलब नहीं, क्रिटिकल था, क्रिटिकल क्रिटिकल। ठीक, अगला देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, द चैलेंजेस वुमेन फेस इन चूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी, द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन एम्पावरिंग वुमेन, द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड हायरार्कीज ऑन सोसाइटी। क्या हो जाएगा इसका थीम की अगर हम लोग बात करें तो हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था, चैलेंज वुमेन फेस इन चूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी के लिए ही उनको सामना करना चीजों का।
What constitutional rights does Ms. Divya Modi Tongya claim are being violated by the government notification regarding the change of surname after divorce? अब देखिए इनको भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें कह रहा है कि ये जो भी इनकी नियमावली है, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो आर्टिकल है वो किसका उल्लंघन करती है। अब यहाँ पे बता दो। अच्छा क्वेश्चन है। तीनों थे, 14 भी था, 19 भी था, 21 भी था, यानी ऑल ऑफ द डी। हाँ जी। अगला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल इशू हाईलाइटेड इन द केस ऑफ मिस दिव्या मोदी plea to Delhi High Court regarding her surname change after divorce, the requirement of an NOC from her husband to use her maiden name after divorce, the necessity to furnish divorce papers to revert to her maiden name after divorce, the gender biased nature of government notification that imposes unnecessary restrictions on women's right to choose their name, all of the above। तो दोस्त अगर हम लोग इसकी भी बात करें, ऑल ऑफ द, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। तो यहां तक भी आप लोग को अगर कोई समस्या नहीं है तो चलिए, 1.5 मिनट का टाइम है, ये भी पैसेज करके निपटाते हैं तुरंत। शुरू करिए, एक ही स्लाइड का पैसेज है। चलिए, 1.5 मिनट बहुत था। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। दूसरा बताइए। तीसरा बताइए। चौथा बताइए। चलिए, हो गया। देखिए, ये थोड़ा इजी था ना, एक ही स्लाइड का पैसेज था। तो एग्जाम में भी ऐसे होगा, कोई एक स्लाइड का पैसेज आएगा, कोई 2 स्लाइड का पैसेज आ जाएगा। जो पहले भी पूछा गया 2023-2022 के, उठा करके देखो पेपर आप। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि फॉर बीइंग एन एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड इन एशियन टाइम्स टू बिकमिंग द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड टुडे, द इंडियन लैंडस्केप हैज कम अ लॉन्ग वे। यानी यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये कहते हैं अगर हम प्राचीन काल में दुनिया का शिक्षा केंद्र होने से लेकर के आज दुनिया का ये आईटी हब बना हुआ है, और अगर हम बात करते हैं भारतीय परिदृश्य का, यानी एजुकेशन के रेफरेंस में, तो बहुत लंबा सफर तय कर चुका है, राइट। टेकिंग 15 अगस्त 1947 एज आर frame of reference, we find that there are several fields like science and technology, economy and human development where India has shown remarkable progress। यानी अगर हम लोग बात करते हैं 15 अगस्त 1947 के अगर रेफरेंस से बात करें, तो हमें पाते हैं हम लोग कि अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, मानव विकास की बात करें, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत ने रिमार्केबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस किया है।
हालांकि सम फील्ड्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन स्टिल सीम टू बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन हालांकि कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पे इनको और मेहनत करने की जरूरत है, जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। लेट अस लुक एट दिस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इंडिविजुअल। अब अगर यहाँ पे ये बात करते हैं कि आइए हम भारतीय विकास के इन पहलुओं को व्यक्तिगत रूप से देखें। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्रायोरिटाइज्ड साइंटिफिक रिसर्च इन इट्स फर्स्ट ईयर प्लान, यानी इनकी जो पंचवर्षीय योजना थी स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में जो इनके साइंटिफिक रिसर्च थे उसको प्राथमिकता इन्होंने दी थी। इट paved the way of prestigious scientific institutes like IITs and IISc. After just 3 years of independence, the Indian Institute of Technology has established in 1950. अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि इसने IIT, IISc जैसे प्रेस्टिजियस जो वैज्ञानिक संस्थान को इन्होंने ओपन किया। आजादी के सिर्फ 3 साल बाद 1950 में इन्होंने ये संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर दी। दिस इंस्टीट्यूशंस प्रमोटेड रिसर्च इन इंडिया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो इंडिया के अंदर रिसर्च को प्रमोट करते थे विद द एड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और किसकी मदद से? फॉरेन इंस्टीट्यूशन की मदद से। एड मतलब हेल्प होता है, सबको पता है, यानी सपोर्ट होता है। फ्रॉम लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट in 1975 to being the first country to reach the orbit of Mars। अब ये कह रहे हैं कि इनकी जो पहली सैटेलाइट थी जिसका नाम आर्यभट्ट था, जो 1975 में इन्होंने लॉन्च किया था, ये पहली कंट्री बन चुके थे ऑर्बिट ऑफ जो मार्स का ऑर्बिट था उसमें पहुंचने को लेकर के। इंडिया हैज टेकन कॉन्फिडेंट स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी थैंक्स टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। वी कैन प्राउडली स्टेट दैट इंडिया इज स्टैंडिंग एट पार विद कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना, यानी इनके बराबरी पे वो स्टैंड करता है। सेम गोज with the field of biotechnology also, where India is producing vacancies for the entire world. The success of UPI is also a case study for the world with 9.36 billion transactions worth rupees 10.2 trillion in Q1 of 2022 only। ठीक है, तो ये इजी पैराग्राफ था, समझ गए आप सभी लोग किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि हाउ हैज इंडियाज लैंडस्केप चेंज बाय बिकमिंग द एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, बाय बिकमिंग द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, बाय बिकमिंग द फूड हब तो होगा नहीं, बाय बिकमिंग द एंटरटेनमेंट हब, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? आईटी हब, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैसे ही हमने पढ़ा तुरंत हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये इजी भी था, ये तो आप आराम से इसको कर भी सकते थे। जैसे नेक्स्ट देखिएगा, विच सेक्टर हैज इंडिया प्रायोरिटाइज्ड इन फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च को प्राथमिकता दी थी, और 3 साल में ही इन्होंने 1950 में एक जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ओपन कर लिया था। इसी से रिलेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर आई थिंक 1950, यही था 1950 में। और विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन इंडिया? हाँ, आर्यभट्ट। देखो 1975 दे दिया, बट वो मंगलयान नहीं था, वो आर्यभट्ट था। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ये भी हो गया। अब एक बार क्लोज टेस्ट पे आते हैं। देखो सबसे ज्यादा तुम लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो इसी के अंदर होता है, क्योंकि अगर मैं जनरली बात तुम लोगों से करूं तो होता क्या है कि जैसे पैसेज अगर एक बार तुमने गो थ्रू कर लिया, तो एक बार अगर गो थ्रू अच्छे से कर लिया तो फिर क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आती। मेनली तुम्हें प्रॉब्लम आती है पूरे पैसेज को गो थ्रू करने और अंडरस्टैंड करने में, बट जनरली तुम लोग उसको कर ले जाते हो, क्योंकि वो इतना बड़ा पैसेज होता है, उसमें भले कुछ लाइन तुमसे मिस हो जाए वो क्या कहना चाहता है, बट एक ओवरऑल उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है तुम समझ लेते हो। बट इसमें क्या होता है कि जैसे तुमने पूरा पढ़ा, पहले दूसरे तीसरे चौथे में तुम्हें भरना है, तो यहाँ कई चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज जो आता है कि जो ऑप्शन लिखे गए हैं इनकी मीनिंग तुम्हें पता है कि नहीं पता है, इनकी मीनिंग तुम्हें कॉन्टेक्स्ट वाइज पता है कि नहीं पता है, इनमें अगर कोई क्लोज ऑप्शन है तो उसके बीच में तुम्हें डिफरेंशिएशन पता है कि नहीं पता है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फिल करना है उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि पैसेज के कंपैरिजन में जो ये क्लॉज टेस्ट होता है, ये भी तो खैर पैसेज ही है, बट ये जो क्लॉज टेस्ट है ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि पहले तो पूरा पढ़ लिया करो ध्यान से, और उसके बाद करने की कोशिश किया करो थोड़ा समझ करके। तो चलो एक बार इसको तुम शुरू करो, पहले चलो पढ़ो एक बार, 1 मिनट का टाइम है बस।
चलो जी शुरुआत कर लेते हैं, 1 मिनट हो गया। अब पहले का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा, फ्लॉक, क्राउड, हर्ड या मार्च? दूसरे का बताओ। तीसरा बताओ। चौथा बताओ। चलो भाई हो गया। एक बार इसको तो समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। मैं कभी ये तुमसे नहीं बोलता ना, कभी सजेस्ट करूंगा कि तुम पढ़ते जाओ भरते जाओ। मैं कहूंगा एक बार समझ लेते हैं ये कह क्या रहा है। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नेक चार्मर्स। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कह रहा है कि मेरे दादा और परदादा के समय से ही हम क्या, हम सपेरे रहे हैं। ठीक है, ये सब स्टोरीज वगैरह में आपने टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग सपेरे रहे, स्नेक्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और वो ये भी कह रहा है कि सांप हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। ठीक है, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बम्बू बास्केट। मतलब होता नहीं है कि बांस का एक टोकरा होता है, उसमें वो सांप लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज, हम जहां कहीं भी गांव में रुकते थे, वुड गैदर अराउंड अस, मतलब भीड़ वहां पे आ जाती थी। अच्छा, इसको एक चीज तो तुम लोग समझ लो यहाँ पे, अभी कर एक साथी फिल करेंगे। तो वहां पूरी भीड़ आ जाती थी। वी वुड देन टेक आउट ऑफ आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट, तो वो अपने टोकरी से सांप को निकालते थे। इवन आफ्टर द सो पीपल वुड दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि उन्हें पता था कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके लिए कई तरह की दवाइयां हैं, वो दवाइयां लेकर के भी चलते थे। और वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से वो प्लांट्स वगैरह को कलेक्ट करके उन दवाइयों को बनाया करते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, ये सारी चीजें हमने अपने ग्रैंड फादर से सीखी थी। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर। उसको ये अच्छा लगता था कि हम अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, उसके बदले में लोग हमें कुछ पैसे दे देते थे, अनाज वगैरह दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, इस तरीके से हम अपनी जिंदगी चलाते थे। Sometimes I was called to places where someone had been by a snake। ठीक है, कह रहे जहां मतलब कह रहे कि मुझे ऐसी जगहों पर बुलाया जाता था जहां किसी को सांप ने काट लिया हो। तो अब देखो समझ में आ गई चीजें, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने क्लास ली थी, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास में हमने बताया था कि अगर हम ऐसे ग्रुप की बात करते हैं ना, ग्रुप ऑफ बर्ड्स या ग्रुप ऑफ शिप की बात करें तो वहां के लिए फ्लॉक लगाते हैं। अगर हम सभी लोग बात करें, ये हमारा पहला है ना, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ कैटल की, यानी जो मवेशी वगैरह होते हैं, काउ, एलिफेंट, इनके ग्रुप की बात करें तो हर्ड लगाते हैं। मार्च क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, मिलिट्री या जो हमारे सेना का जवान है वो मार्च वगैरह निकालते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड। क्राउड इज द करेक्ट आंसर। अगर देखो वैसे तो कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। मार्च क्या होता है, मार्च एक प्रोसेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोसेशन, है ना, जैसा कि आपको 26 जनवरी 15 अगस्त को देखने को मिलता है। अगला क्या कहते हैं कि वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स इवन आफ्टर द सो पीपल वुड स्टे ऑफ, स्टे इन, स्टे आउट या स्टे ऑन। बताओ क्या हो जाएगा। देखो स्टे ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले तुम लोग आंसर करो फिर मैं बताता हूं। स्टे ऑन पक्का। एक्चुअली देखो ये क्या है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो जनरली क्या है कि फ्रेजल वर्ब में जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होती ही होती है।
तो अगर ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स लिखे गए हैं, अगर इनकी मीनिंग तुमको नहीं पता होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम पक्का होने वाला है। ठीक है, स्टे ऑफ का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग समथिंग, किसी चीज को क्या करना? अवॉइड करना, ये चीज होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टे इन, इसका मतलब होता है रिमेनिंग इनसाइड। ठीक है, किसी चीज को अंदर ही रखना, रिमेनिंग इनसाइड। स्टे आउट, अगर स्टे आउट की बात करें तो ये क्या है? कीपिंग अ डिस्टेंस। ठीक है, या स्टेइंग आउटसाइड, किसी चीज को बाहर रखना। तुम जानते हो, अगर इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये चीज लिखी है, यहां पे लिखा है स्टे के साथ आउट, आउट से आउटसाइड बन के स्टे इन, इन का मतलब किसी चीज को अंदर रखना। ये जो ऑफ यूज किया जाता है ना, ऑफ जनरली यूज किया जाता है डिटैचमेंट के लिए, मतलब किसी चीज को दूर रखने के लिए, है ना। तो दैट्स वाई यहां पे अवॉइडिंग समथिंग हो गया। अगर हम स्टे ऑन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीपल कंटिन्यू टू स्टे और रिमेन इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टे इन समथिंग या इन्वॉल्व इन समथिंग, इन्वॉल्व इन समथिंग। अब जरा तुम सेंटेंस पढ़ के मुझे बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि यहां पे क्या होना चाहिए? ठीक है, हाँ, जिनका डी है उनका सही है, क्योंकि वहां के जो लोग थे ना, वहां के लोग उनके आसपास खड़े रहते थे, मतलब यू कैन से कंटिन्यू टू इंगेज। ठीक है, या कंटिन्यू टू स्टे, ऐसे भी कह सकते हो, कंटिन्यूड टू स्टे अराउंड। लोग उनके चारों तरफ जमा हो जाते थे, उनके चारों तरफ खड़े रहते थे, उसकी वजह से स्टे ऑन। कोई डाउट? करेक्ट। कोई डाउट होएगा पूछ लेना ध्यान से, ठीक है। बस क्लोज टेस्ट में अगर तुमने सही बना लिया एग्जाम में तो समझ लो बहुत हद तक चीजें तुम्हारी बेहतर हो जाएंगी। जैसे तीसरा देखो, अगर तुक्का मारते हो तो तुक्के में तो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फेंड ऑफ, फॉर ऑफ, कीप अवे या सी ऑफ। कह रहा है कि मुझे लोगों को अपनी दवाइयों से मदद करना अच्छा लगता था, इवन डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वर फेंड ऑफ लिखा है। अब फेंड ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? एक बार तुम पहले ट्राई कर लो। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है रिसिस्ट समथिंग, है ना। अब यहां पे वो बात कर रहा है कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स अगर अनअवेलेबल हैं, अगर वो उनके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर एक्सेसिबल नहीं है, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, तो उनके लिए हम दवाइयां देकर मदद कर सकते थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वार्ड ऑफ की या रिसिस्ट समथिंग की, तो इसका तो कोई सेंस तो बनता ही नहीं है। ठीक, अगर मैं फार ऑफ की बात करूं, क्या ये बनेगा क्या? इसका मतलब क्या होता है? फार दूरी हो गया, यानी डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया। देखो ये बन सकता है कि ये बन सकता है। अच्छा, अगर अपन कीप अवे की बात करते हैं तो कीप अवे का मतलब क्या होता है? दूर रखना किसी चीज को, यानी अवॉइड करना, ये हो गया। अगर हम सी ऑफ की बात करते हैं तो सी ऑफ क्या हो जाएगा? फेयरवेल होता है भैया, विदाई। सी ऑफ नहीं सुना? फेयरवेल, विदाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फार ऑफ। समझ गए ना? कीप अवे का देखो, कीप अवे का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना। हमने फार ऑफ का मतलब डिस्टेंट बताया, दूरी, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके लिए इजिली एक्सेसिबल ना हो। तो कह रहा है आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फॉर ऑफ। यहां पे फॉर ऑफ का मतलब क्या है? उनके लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इजिली एक्सेसिबल नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, उसके लिए डन। अगला देखिएगा, लास्ट वन इज इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस some money or food grains, in this way we could manage our life. Sometimes I was called to places where someone had been। देखो had been के बाद बाई या स्नेक लिखा है, सांप के द्वारा काट लिए जाते थे, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो बेटे, ये तो वैसे भी गलत नहीं हुआ था। डन। बाकी इन चीजों को भी निपटा लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखो क्या कर लिया, 3 पैसेज कर लिया, एक क्लोज टेस्ट कर लिया,
और अभी अब टाइम कितना हुआ है, अराउंड 1 आवर। आओ इनको देखते हैं। देखो ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है एसएससी में भी देते हैं, और ज्यादातर तुमको जैसे सीडीएस वगैरह में बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये क्या करा, एक जो स्टेटमेंट है उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, एबीसीडी दे दिया। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर हम ये देखें, नॉट ओनली लिखा है बट ऑल्सो, ये जहां पे कुछ की पॉइंट्स मिले उनको तुरंत देख लिया करिए। एडी, तो यहाँ पे ए के साथ बी है, यहाँ पे ए के साथ डी है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ एडी एडी, यानी दो को हमने एलिमिनेट कर दिया। ये अब देखो शुरू किससे होता है, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट pronouncements not only in the Anglo on the literature of the third world however are a common feature of the literary theory। ये बताओ मुझे, एडी का तो पेयर बन गया, अब बताओ ए या मतलब इसके बाद ए आएगा, राइट, और तुम्हारा एक क्या दिया है, या इसके बाद बी आएगा। देखो तुम यहीं से समझ सकते थे, यहां पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट की बात हो रही थी। ये जो प्रोनाउंसमेंट की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, यानी बी से शुरू होगा, ठीक है, फिर सी एडी। कितने लोगों ने किया था बी सी एडी, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखना, लिखे हैं यहां पे हमारे सामने ए है, डी है, सी है, सी है। सी 2 बार है, ए 1 बार है, डी 1 बार है, बी तो दिया नहीं, काट दिया हमने, ठीक है। अब सी 2 बार दिया है तो एक बार सी को पहले पढ़ लेंगे, फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, इससे तो नहीं समझ में आ रहा है, और ब्रेव, हमें लग रहा है कि इट इज फिजिकल, है ना। अगर इसको देखा जाए तो शुरुआत हम किससे कर सकते हैं, शुरुआत डी से ही करेंगे। डी कहाँ, एक ही है, डी सी ए बी, यानी दूसरा। भाई अगर आपको ऐसा लगे कि इसको और डिटेल में बताने की जरूरत है, कुछ जरूरत है नहीं, है ना, ये इजी है तो लग जाएगा आराम से। जैसे इसी को देखिए, P है, Q है, R है, S है, ऑप्शन में S है, R है, R है, S है, यानी S 2 बार है, R 2 बार है, ना P दिया ना Q दिया, तो ना तो P से शुरू होगा ना तो Q से शुरू होगा, हटा दीजिए, या तो R से शुरू होगा या तो S से शुरू होगा। यहाँ कहता है इंजीनियर आदित्य तिवारी हैज लॉन्च इंडियाज चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर विच कंज्यूम्स फ्यूल एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 20 पैसा पर किलोमीटर। यहाँ कहता है इट इज नोट वर्दी, व्हाट इज नोट वर्दी, ठीक है, पता नहीं तो शुरू एस से होगा, इसको काटा इसको काटा। अब यहां हमें देखना है कि एस के बाद आर, एस के बाद आर दोनों जगह पे है, यहां पी के साथ क्यू है, यहां क्यू के साथ पी है, यानी एस के बाद आर तो आएगा ही आएगा। अब आपका जो यहाँ पे चैलेंज है वो ये समझना है कि पी के साथ क्यू होगा या क्यू के साथ पी होगा, ये समझना है। तो एक बार एस और आर पढ़ लेते हैं। ये जो इंजीनियर थे आदित्य तिवारी, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कंज्यूम फ्यूल करता था एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 20 पैसा पर किलोमीटर। It is noteworthy that Aditya Tiwari, founder and CEO of incubated startup Galios Mobility Industrial Society, has built India's cheapest internet connected scooter at Indian Institute of Technology (IIT) Delhi. Booking has been started for Delhi NCR, कह रहे हैं कि जो Delhi NCR के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। Considering the demand in Delhi, this scooter will be available for other cities in India by the month of June. The scooter model has been launched under the name of Hope, यानी क्यू के साथ पी, क्यूपी है, कंफ्यूजन हो गई भाई। चलिए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसको करना चाहिए एक्सप्लेन, ज्यादातर लोगों ने जो आंसर यहां पे किया है वो पी और क्यू किया है। देखो तुम लोग कभी कभी बहुत अच्छा करते हो, कभी कभी तुम लोग बहुत खराब करते हो, ठीक है। चलो मैं एक एक करके तुम्हें बता देता हूं। जैसे एस से शुरुआत तो होनी थी क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है मेन आइडिया, द लॉन्च ऑफ इंडिया चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड इट्स कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी हमने बात करी यहाँ पे इंडिया के चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च की और इसके कॉस्ट एफिशिएंसी की, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर हमने आर में बात किया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिया क्रिएटर के बारे में जिनका नाम आदित्य तिवारी था, ठीक है, और हमने वहां पे आईआईटी दिल्ली का कॉन्टेक्स्ट भी वहां से ले लिया, ठीक है, जो कि ऑप्शन में था, हमें यहाँ पे भी दिक्कत नहीं थी। फिर हमने इसको क्यू किया, क्यू में क्या है, बुकिंग डिटेल्स दी गई और फ्यूचर अवेलेबिलिटी बताई गई इस स्कूटर की, मतलब इस स्कूटर की जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करा और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी इसके बुकिंग डिटेल्स की। और लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि जो इसका नाम होगा स्कूटर का, तो मतलब स्टेटिंग द नेम ऑफ द स्कूटर दैट इज होप, ठीक है, ये हमने बताया था। तो क्यू के साथ पी ही होगा। डन। एग्जैक्टली तुम्हें अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नाम पहले दिया, बाद में ही बुकिंग होगी शायद। हाँ भैया एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में बात हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी की, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी की बात करी है, उसके बाद हमने उसके नाम की बात करी है, ठीक है। तो क्यू और पी ही होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखो, क्योंकि एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं आर में, तो हमने क्रिएटर का एडिशनल डिटेल दिया था, ठीक है, हमने आर में क्या दिया था, ये जो क्रिएटर आदित्य था उसका हमने एडिशनल डिटेल दिया था आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने उसके बारे में दी थी, राइट। और क्यू में अगर हम लॉजिकल स्टेप की बात करें तो इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी कि इट टेल्स अस द बुकिंग हैव स्टार्टेड इन दिल्ली एनसीआर, ये चीज। और जो फाइनल डिटेल था वो स्कूटर का नाम था, कि हम लोग ये नाम हमने दिया है, एक्चुअली हमारे हिसाब से तो यही सही है। बाकी तुम लोग एक बार बाद में चेक कर लेना इसको, नेक्स्ट क्लास में अगर कहोगे तो डिस्कस कर लेंगे, बाकी हमारे हिसाब से यही है, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज और मैं खैर समझाने की कोशिश कर देता हूँ, मैं भी यही समझ रहा हूँ तुमसे कैसे समझाऊं। एक्चुअली यहाँ पे जो मुद्दा है ना, जैसे मान लो अगर हम पहले ही ये चीज बता दें, ठीक है, मतलब तुम्हें थोड़ा ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जैसे हम पहले ही बता दें स्कूटर का नाम ये है, तो लोग ना बहुत आश्चर्यचकित होंगे इस चीज को लेकर के, यार ये कहाँ मिलेगा, इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, ठीक है। अगर हम नेमिंग द स्कूटर पहले ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा ना, डिटेल्स अबाउट बुकिंग एंड अवेलेबिलिटी बारे में लोग सोचने लगेंगे। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, नेमिंग द स्कूटर, ठीक है, फर्स्ट नहीं रख सकते, इसमें रीडर्स को थोड़ा सा ऑन्डरिंग हो जाएगा, हमें कहाँ से मिलेगा, इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे रहेगी, राइट। तो दैट्स वाई हमने पहले क्यू को किया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुकिंग्स बिफोर द स्कूटर्स नेम इज रिवील्ड, राइट। इंश्योर मतलब ये इंश्योर करता है ना आपका लॉजिकल फ्लो को, मतलब जितनी मेरी समझ है, तुम लोग अपने समझ से चल रहे हो यार सर, पहले हम स्कूटर का नाम बताएंगे, ठीक है, बाद में हम इसकी अवेलेबिलिटी बताएंगे, तो मेरे हिसाब से तो खैर यही होना चाहिए, ज्यादा बेटर है। ये कंक्लूड कर रहा है फाइनली, ठीक है, मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द नेम ऑफ होप, तो ये इसको कंक्लूड कर रहा है, ये कंक्लूजन हम लास्ट में ही रखेंगे। आगे बढ़े, बाकी इसके बारे में तुम लोग आराम से अपना अपना सोच लेना जैसा भी हो, ठीक है। चलो आगे तो ये क्या है, यहाँ पे है ए सी सी, ए दो बार दिया है, सी दो बार दिया है। अब यहाँ पे ना तो डी से शुरू होगा ना तो बी से शुरू होगा। कह रहा बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर, इट ब्रिंग्स नॉलेज, व्हाट ब्रिंग्स नॉलेज, रीडिंग, तो जाहिर सी बात है शुरू हो जाएगा ए से, है ना, सी वाले को काट दे। अब ए के साथ एक जगह बी है, ए के साथ सी है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें सीधे सीधे हम ए के साथ सी का पेयर बना सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि यह नॉलेज लाता है, क्या,
रीडिंग, तो यानी ए के साथ सी का पेयर हो जाएगा, ACD। अगला देखो, अच्छा ये क्वेश्चन 2023 में भी दिया गया था और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, आ सकता है। इस क्वेश्चन में ये करते क्या है, जैसे यहाँ पे सॉरी माफ करिए, ये S4 है, ये S1 हो गया, ये S4 हो गया, ये दो तो फिक्स करके देते हैं, बीच में PQR दे दिया। तो एक्चुअली इसमें तुम्हें यह ध्यान देना होता है, सबसे पहले S1 को पढ़ लेना, पहले S4, ऐसे क्वेश्चन में पहले इन दोनों को पढ़ लेना। तो S1 में पढ़ना तो लिखा है द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन इजियर देन एवर बिफोर। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी की मतलब जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, यानी तेजी से जो विकास हो रहा है, उसने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा पहले से आसान बना दिया है। और लास्ट में कहता है कि हालांकि सम आर्ग्यू दैट द कांस्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। और खैर कि इस चीज को लेकर के भी बात हो रही है यहाँ पे। ओके माफ करना, ये एस ही रहेगा भैया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, S4 यहाँ पे है। दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वे पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक, तो हमने जो S1 बात किया, हमने S4 बात किया, यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन को लेकर के। ठीक है, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का रैपिड डेवलपमेंट हुआ है, उसने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। अब हमारे सामने जो PQRS ये चार चीजें दी गई हैं, अब इन चार चीजों में हमें इस बात को समझना है कि कौन सा S2 होगा और कौन सा S3 होगा। चार ऑप्शन है। तो P में कहता है कंसिक्वेंटली द यूज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया हैज बिकम यूबिक्यूअस इन एवरीडे लाइफ। द इन्वेंशन ऑफ, देखो हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की, हमने कहीं की क्या, नहीं की थी, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला हम काट देंगे। पीपल आर नाउ एबल टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहां कह रहा है कि हालांकि सम आर्ग्यू दैट द कांस्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। क्यू तो हट गया, अब P के साथ Q का पेयर बनने का कोई चांस है नहीं, जहां जहां Q है उसको काट देते हैं, क्योंकि Q का कोई लेना देना इससे है नहीं। PR है, RS है, ठीक है, R के बाद हम S कर दें या हम P के बाद R कर दें, ये बताओ, ध्यान से सोच लो, उसके बाद बताओ। ध्यान से सोच लो, थोड़ा सा बगल हट जाता हूं। हो गया, चलो अब मैं समझाता हूं। जितने लोगों ने R और S किया था, देखो मैंने तुम्हें यहां पे एक चीज क्या बताई थी, इसका अप्रोच पहले सिंपल समझ लो। इसका अप्रोच ये होता है, जब कभी भी इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट में जब हमने 2023 के पेपर डिस्कस किए थे उसमें बताया था, इसमें हमने तुमसे कहा था S1 और ये जो S4 है, पहले इनको तुम्हें पढ़ने के लिए हमने कहा, ठीक है, हमने कहा था कि इनको ढंग से पढ़ लेना और पढ़ करके ये समझने की कोशिश करना ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। जब हमने S1 के अंदर बात किया था तो वहां पे हमने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की थी और हमने बात किया था कि किस तरीके से पहले से ज्यादा कम्युनिकेशन को इसने ईजी कर दिया है। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्टेक्स्ट था वो कैसा कॉन्टेक्स्ट था, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट था, यही था। दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वे पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे भी ये जब पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा है इस चीज को लेकर के, यहाँ पे भी बात हो रही है पॉजिटिव, यानी एक दूसरे को बातचीत करने की कनेक्टिविटी को लेकर के बात हो रही है। तो ये भी सही है। तो जो हमने पहला पढ़ा और जो हमने आखिरी में पढ़ा था, इन दोनों में ही हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है। अब जैसे अगर हम यहां पे बात करें, पहले तो प्रिंटिंग प्रेस को हमने काट दिया था क्योंकि ये S1 S4 से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी चीज
हम जब इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आपने यहाँ पे बात की है कि कांस्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट को लेकर के भी हमने कोई बात नहीं की थी। तो मिला जुला करके हमारा क्या बचता, पीआर, क्योंकि पी में ये जो आपके स्मार्टफोन्स का यूज है या सोशल मीडिया का जो यूज है ये बता रहा है कि हम डेली लाइफ में ये इसको जो यूज करते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ ये कैसे रिलेशनशिप वगैरह को मेंटेन करता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में तो हमने बात ही नहीं की है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस यहाँ पे लिखना जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता हो वो गलत हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे पी और आर होगा। चलिए बताओ, बात समझ में आई? हाँ, पॉजिटिव बात हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलेगा, इस वजह से वो गलत हो गया। क्योंकि अगर हमने कहीं पे नेगेटिव उसके बारे में बात किया होता है तो हम नेगेटिव चीजों को एक बार कंसीडर कर सकते थे, बट अब दोनों चीजों को अगर अपन पढ़ें तो उन दोनों चीजों में हमने पॉजिटिव ही बात किया था। तो देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसके दोनों चीजें होती हैं, यानी इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, बट यहाँ पे हमने नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात ही नहीं करी है। तो दैट्स वाई हमने कोई नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉजिटिव बात हुआ है तो पॉजिटिव चीजों को ही कंसीडर करना है। बस इसका यही अप्रोच है, यही सिंपल अप्रोच है इसमें पेयर बनाने का, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला अब यहां से देखो फटाफट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो इन्हीं चीजों में लगता है। अब यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। शुभम सेड दैट हिज फादर वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम। अब जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, यहाँ पे वाज लिखा गया है, ये किस में है आपका, पास्ट में, होना किस में चाहिए, प्रेजेंट में। सीधा प्लेड करेंगे नहीं, वाज होगा नहीं, हैड करेंगे नहीं, इज ये। तो शुरुआत यहीं से हो गई, बिल्कुल इजी था, बढ़िया। अब देखिए आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर आप कॉम्प्रहेंशन में पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लिए हो आप, तो अब इनमें भी थोड़ा खुद को जज करिएगा कि आप कहाँ हो। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, अगर हम किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करें, अगर इसके ट्रेट के बारे में बात करें, ट्रेट मतलब भी क्वालिटी होता है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, लक्षण हम जिसको कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। अगर हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, किसी के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के ट्रेट, किसी की क्वालिटी, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल नॉट बायोग्राफी, ठीक है। मुझे पता था यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो भाई चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो ना, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों होते हो। तुम्हारे एग्जाम में क्या लगता है, जैसे तुम लोगों के साथ देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमें चीजें आ रही थी लेकिन हमने गलती कर दी, आ रही थी गलती कर दी, यही रीजन होता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि जनरली प्रोफाइल के बारे में तो आपने उतना नहीं सुना होगा जितना बायोग्राफी के बारे में सुना होगा। तो मैंने आपको बताया किसी पर्सन की क्वालिटी, ट्रेट, या अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, या हम कह सकते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है प्रोफाइल। ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगला देखिएगा, लिखा है सी अवर्टेड हर आइज फ्रॉम द ग्रूसम सीन। मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं चार्जिंग लगा दूं तब तक, अब तो टाइमर लगाना नहीं है। देखो खैर यहां पे भी सभी लोगों का ऑलमोस्ट पक्का। देखो थोड़ा समझना, यहां पे कह रहा है कि सी अवर्टेड हर आइज फ्रॉम द ग्रूसम सीन। ग्रूसम क्या होता है, ग्रूसम मतलब होता है हॉरर। अच्छा, कोई ऐसा सीन आपने देखा जो बहुत ज्यादा आपके लिए हॉरर था, डरावना था, बहुत ज्यादा बुरा था, टेरिबल था, तो आप अपनी नजरें वहां से क्या करते हो, हटा लेते हो। तो हम ये कह सकते हैं अवॉइडेड लुकिंग समथिंग। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना, अवॉइडेड लुकिंग समथिंग मतलब किसी जगह से अपनी नजर को क्या कर लेना, हटा लेना, राइट। अब उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है,
जैसे अगर हम फोरस्टॉल की बात करते हैं, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, यानी किसी चीज को रोक देना। अच्छा, प्रिवेंट के बहुत सारे मीनिंग निकल करके आ जाते हैं। जैसे क्या, प्रिवेंट मतलब रोकना तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम इसका एक कॉन्टेक्स्ट और ले लें, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करना किसी चीज में, या चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंडर। तो ये भी ध्यान रखना, ये इसको दूसरी मीनिंग कंसिडर कर लेना और इसको पहली मीनिंग कंसिडर कर लेना। ठीक है, ये होता है प्रिवेंट का मीनिंग। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें बात करते हैं फोरस्टॉल की, तो ये जो फोरस्टॉल होता है ये भी क्या होता है, इसका सिनोनिम ही होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है अवर्ट का, ये यहां पे ये लिख लो। ठीक है, अब अवर्ट के अगर हम लोग सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक तो सुनना मेरी बात को, ठीक है, इसको भी सिनोनिम ही लिख दो, पहले पूरी बात सुनना, जब कंफ्यूजन आए तो बताना। अब जैसे अवर्ट का यहाँ पे जैसे जो हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो ये हो गया, किसी चीज से नजर हटा लेना। ठीक है, बट अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो देखो इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। एक इसका सिनोनिम हो सकता है अवॉइड करना, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ये सिनोनिम हो सकता है किसी चीज प्रिवेंट करना, स्टॉप, ये जो चीजें लिखी हैं ये भी हो सकता है। और ये फोर स्टॉल जो लिखा है ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंडिकेट लिखा गया है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, अगर हम इंडिकेट की बात करें तो आपको पता है टू शो या पॉइंट आउट, यानी किसी चीज को पॉइंट आउट करना या किसी चीज को शो मतलब दिखाना, ये चीज होता है। अब देखो ये जो इनवाइट वर्ड लिखा गया है तो आपको लग रहा होगा इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रित करना, ये तो होता ही होता है। ठीक है, एक इसका मतलब और होता है इनकरेज समवन टू इंगेज विद समथिंग। मैंने क्या बोला, इनकरेज समवन टू इंगेज विद समथिंग, यानी किसी को भी इनकरेज करना किसी चीज में इंगेज करने के लिए। ठीक, अच्छा एक चीज बताना भाई, थोड़ा लंबा खींच रहा है लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं उसको समझना। जैसे हमने क्या कहा कि सिर्फ मैं ये कहता, इसको भूल जाओ आप, इसको सिर्फ एक वर्ड लिख देता, दैट इज अवर्ट। ठीक है, मैं आपसे कहता कि अवर्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो आपके दिमाग में कुछ भी लिख सकते थे आप कहते थे सर अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या दूसरा मीनिंग आएगा तो किसी चीज को प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज को होने से रोकना, होने से रोकना मतलब प्रिवेंट करना। या तीसरा हम बोल सकते थे सर इसका एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट होता है, बाधा, तो हम इस तरीके से बता सकते थे अगर ऐसे पूछ देता। बट यहाँ पे हमारे सामने एक सेंटेंस दिया गया था, राइट। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वो ये कहना चाहता था कि कोई हॉरर सीन था, बहुत भयावह सीन था, उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली। नजरें हटाने का मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बहुत गंदा है, हमने अपनी नजरें वहां से फेर ली, तो उस हिसाब से हमने कहा अवॉइडेड लुकिंग समथिंग। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें इसका अपोजिट क्या होगा, तो हमने इनवाइट में बोला, एक तो इनवाइट का मतलब आमंत्रण, दूसरा होता है इनकरेज समवन टू इंगेज विद समथिंग। यहां पे हम किसी चीज में इंगेज करने की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो इधर हम अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, इधर हम इंगेज करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनवाइट ज्यादा सुटेबल पड़ता है, क्योंकि इंडिकेट मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को शो करना। अवॉइड करना, इंगेज करना। अवॉइड मतलब नजरअंदाज कर रहे हो, उस चीज से दूर जा रहे हो। इंगेज करने का मतलब उसके पास आ रहा। तो मेरे हिसाब से इनवाइट इज द करेक्ट आंसर। नॉट डी, नॉट सी, नॉट बी, बी और सी तो खैर उसका सिनोनिम ही बन जाएगा। रही बात डी और ए में, तो ए मुझे ज्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है। अब मुझे तुम लोग बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या, या समझ में आ गया? इंपीड की स्पेलिंग पहले सही करो भाई। पक्का? अच्छा, अगला आ जाओ फिर। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, थोड़ा मुझे टाइम देना समझाने के लिए, है ना। टाइम लगता है 2-3 मिनट, लेकिन लास्ट में बताना, चीजें ना समझ में आए तो भी देखेंगे, आज गया तो भी देखेंगे। इसका एक बार आंसर बताना सभी लोग ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 महीने को एग्जाम बचे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कैसे डील करोगे उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं।
हाँ ठीक है। इसमें कहता है कि द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय वाटसन एंड क्रिक रेवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजी प्रोवाइडिंग अ न्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज पैराडाइम। देखो पैराडाइम का क्या मतलब होता है, पैराडाइम का मतलब मॉडल, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न, ठीक है, ये चीज होता है, दैट इज पैराडाइम। तो यहां पे ये जो मॉडल है ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट। या तो तुम इसको प्रोटोटाइप भी लिख सकते हो, दैट इज प्रोटोटाइप। बाकी डिस्परेशन की अगर अपन बात करें या डिस्ट्रेस की बात करें, ये सिनोनिम होते हैं, इनका मतलब पेन होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। इनका मतलब एंग्विश होता है, इनका मतलब पेन होता है, इनका मतलब सफरिंग होता है, ठीक है, तकलीफ, दर्द। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, रीलोकेशन, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करना, पलायन करना। अगला बताना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि द आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंसेस, मतलब आउटकम जिसको बोलते हैं, आउटकम या जिसको रिजल्ट यानी परिणाम बोलते हैं। तो कह रहे ये जो हरिकेन था उसका जो आउटकम, लेफ्ट ट्रेल ऑफ रेवेज थ्रू द कोस्टल टाउन्स विद बिल्डिंग्स डिमोलिश्ड एंड स्ट्रीट्स फ्लडेड। तो बताना है रेवेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अगर कहीं पे हरिकेन, आंधी तूफान, बाढ़, अगर ये सारी चीजें आती है तो क्या करके जाती है, ग्रेट डैमेज। तो सीधे सीधे तुम चाहो तो डैमेज लिख लो, या तुम यहां पे डिस्ट्रक्शन लिख लो। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, तबाही, यही चीज होता है। तो अब यहां पे एलिज्ड लिखा है, तो एलिज्ड मतलब होता है क्लेम करना, किसी चीज को लेकर के क्लेम करना, असर्ट करना, रिपोर्ट करना, यानी दावा करना किसी चीज को लेकर के। इंडाइटमेंट की बात करते हैं तो ये भी बहुत बार बताया है, अक्यूज होता है, ठीक है, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना, चार्ज, अक्यूज, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एलिगेशन। बात करते हैं डिवेस्टेशन की, सिनोनिम पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन या डैमेज से देख सकते हैं। टैक्टिक, जैसे कहते हैं क्या टैक्टिक है, क्या अप्रोच है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज स्ट्रैटेजी, मेथड। अगला देखना, डिस्पाइट, ये तो भाई करने की जरूरत ही नहीं है। फीबल, फीबल का क्या होता है, कमजोर, ठीक है। टर्मोइल मतलब क्या होता है, ट्यूमल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केयास, जिसको क्या बोला जाता है, कमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारा का सारा ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरोर, या एक वर्ड है पैंडेमोनियम, इसका मतलब होता है हो हल्ला, ठीक है। तो पैंडेमोनियम, अपरोर, कमोशन, केयास, ट्यूमल्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हो हल्ला, वो बोलते हैं इसको डिसऑर्डर, ठीक है, जब चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती हैं, ठीक है, उसके लिए। बाकी ये जो एम्बुश वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग वो होता है यार, इसको वो कहते हैं असॉल्ट करना, ठीक है, जिसको मीनिंग लिख लेना ऐसे, सरप्राइज अटैक। जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत बारी लोग तैयार नहीं होते हैं, उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया जाता है, तो वो सरप्राइज अटैक के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम में हम लोग असॉल्ट यूज कर सकते हैं, रेड यूज कर सकते हैं, ट्रैप यूज कर सकते हैं। तो ट्रैप लिख लो, असॉल्ट यूज कर लो, ठीक है, इसको लिख लो। अगला कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, इसमें ये करते क्या है कि जरा ध्यान से देखो, रेपिटेशन की जो स्पेलिंग है वो सही है। देखो टी के बाद आई है, टी के बाद आई है और फिर ओ है। जनरली गलती देना होता है तो ओ के बाद आई करके गलती देता है। एक्सट्रीम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद कर्नल, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर हम देखें इक्विपमेंट, इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहां सही दे देगा, ये देता है इस तरीके से। चार चीजों को अंडरलाइन किया है, चार चीजों में से तीन की सही है, एक गलत है, जो गलत है इधर सही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों को इसने क्या कर दिया होगा, गलत कर दिया होगा। जैसे यहाँ रेपिटेशन की मीनिंग गलत कर दिया, इसकी गलत कर दिया, इसकी गलत कर दिया, ठीक, ये ध्यान रखना। बाकी इसका जो मीनिंग है वो तुमको समझना है तो समझ लो। इसको वो बोलते हैं हम लोग कर्नल को। एक तो हम लोग बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। बाकी एक कर्नेल का मीनिंग तुम लोग पहले से जानते होगे, एडिबल पार्ट ऑफ अ नट, ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ अ नट, और यू कैन से फ्रूट, और यू कैन से सीड, ठीक है। यानी जैसे कोई सीड है, फ्रूट है या नट है, उसका जो खाने योग्य वाला वो होता है, भाग होता है, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी अगर किसी चीज को हमें बताना है, कोई उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कोर, हाँ कोर, ठीक है, एक लड़का बता रहा ना, कोर, कोर भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बस ये समझाना था मुझे। अगला क्या है कि टू सॉल्व दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए वो हमें हर संभव प्रयास करना है जो हम कर सकते हैं। तो टू स्क्वायर द सर्कल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, यानी ऐसे किसी चीज को अटेम्प्ट करना जो असंभव हो, ऐसी किसी चीज के लिए प्रयास करना जो असंभव हो। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, ये भी एसएससी में पहले बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है टू स्पॉयल अ प्लान, मतलब आपका कोई प्लान वगैरह है उसको क्या कर देना, बर्बाद कर देना। अल्फा एंड ओमेगा के लिए दो मीनिंग ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या आप इसको ऐसे बोलो, किसी चीज का जो इसेंशियल पार्ट होता है, यानी मुख्य भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है किसी चीज का, उसको अल्फा एंड ओमेगा कहा जाता है, ठीक है। या दूसरा, द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो शुरुआत और अंत होता है ना, बिगिनिंग और एंडिंग, इसके लिए भी लगा देते हैं द बिगिनिंग एंड एंडिंग, ठीक है, ऑफ समथिंग। लीव नो स्टोन अनटर्न, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू डू समथिंग, ट्राई एवरी, एक ही में रहेगा, एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए या किसी चीज को करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी, डी, ठीक है। अगला देखना, फिर वही क्वेश्चन आ गया। यहां पे देखो, कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अंडररेट, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया इसने, गलत कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, ऐसा ही कुछ। बाकी मीनिंग बता दो। आर्कटिक की अगर हम लोग मीनिंग करें तो क्या होता है, कोल्ड एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल, कोल्ड एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है, मुझसे बेहतर तुम लोग जानते होगे नॉर्थ पोल के बारे में, वहां का जो कोल्ड एरिया होता है उसके बारे में हम इसका यूज करते हैं। बाकी रिकमेंडेशन का मतलब होता है सजेशन देना, ठीक है, वो चीज होता है। और ठीक है, पोटैटोज वगैरह तुम जानते हो, अंडर रेट, ठीक। ए इज द करेक्ट आंसर। 30 का बी होगा, 30 का बी, ए, अच्छा सही है ये ना, इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द साइड इज करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द, हाँ माफ करना, सही कह रहा, सही कह रहा, बी, 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 ठीक है भाई, बी, बी, बाकी सब रॉन्ग स्पेल्ड है। यहां देखो इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बताओ इसमें क्या क्या चीजें। यहाँ पे देखो कमिटेड की स्पेलिंग सही दी गई है, डबल टी होता है, डबल एम होता है। कमिटेड मतलब होता है अगर आप किसी चीज के लिए बिल्कुल डिवोटेड है, या आप किसी चीज के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, मतलब समर्पित है ना, लॉयल भी बोल सकते हो आप इसको, लॉयल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नॉटी, है ना। और मास मैलो का मतलब वो होता है यार, तो वो बोलते हैं, इसका भाई सिनोनिम उनोनिम नहीं होता।
ये काइंड ऑफ स्वीट होता है, ठीक है, खाने वाले जो मतलब टॉफी वॉफी आती है उस तरीके का, जिसका शायद पिंक एंड स्वीट टाइप, पिंक एंड क्या होता है, व्हाइट होता है शायद इसके कलर में, ये कलर के रेफरेंस में लिखा है, काइंड ऑफ स्वीट होता है, उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। बाकी और कोई मीनिंग तो इसमें बतानी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द चीफ, यहां से शुरू है, द चीफ गेस्ट गेव प्राइसेस। इसमें क्या ही बताना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पहली बात तो आर किसी हाल में नहीं आएगा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो उसके साथ वर आ गया, थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग तो आएगा नहीं, ये भी कट गया, वाज कट गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए हल्ला गुल्ला, ये चीजें बताई नहीं थी अभी, ये ट्यूमल्ट आ जाए, केयास आ जाए, कमोशन आ जाए, अप्रोर आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, पेंडेमोनियम आ जाए, देखा आपने। अब यहाँ पे ऐसे ही रिवाइज कर लिया करें चीजों को, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और स्टर का मतलब होता है ब्लेंड करना, मिक्स करना, ठीक है, आपस में मिला देना, यही चीज होता है। हाँ, पेंडेमोनियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, एजिटेशन, अबे ये तो कितनी बार बताया है, इसका मतलब अपसेट होता है ना, अपसेट भी हो जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है, डिस्ट्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपसेट लिख लो, एंजाइटी लिख लो, डिस्ट्रेस लिख लो, ट्रबल लिख लो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बताना एक बार, ये बताओ ये, बढ़िया, ठीक है। जैसे ये देखो, ही डिड नॉट माइंड मी, आई माइंड माई लिविंग अर्ली। देखो मैंने क्या लिखा, ही डिड नॉट माइंड, मतलब वो बुरा नहीं मानेगा मेरे जल्दी जाने को लेकर के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो लिविंग लिखा है, सबको पता है ये जो लिविंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये काम किसके तरीके से कर रहा है, जीरंड। और सारे बच्चों को पता होगा कि जीरंड किसके तरीके से एक्ट करता है, नाउन, ठीक है। तो नाउन के पहले कभी भी ध्यान रखना, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, क्या आता है, पजेसिव केस, एडजेक्टिव आता है। तो ये चीज मैंने बहुत बारी बताया है कि जो जीरंड होता है, जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव का यूज किया करो। कारण बहुत ही सिंपल है, एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ड्यू टू है, ये तुम्हारा प्रेपोजिशन है, और हर बच्चे को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। तो ये बीइंग जो जीरंड है वो नाउन के तरीके से काम कर रहा है, तो उसके पहले एडजेक्टिव। अगला ये बताओ, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ आर नॉट मेड फ्रॉम परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्राउन इन योर स्वेट। आंसर देना। नहीं आ रहा समझ में? देखो लिखा है इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, इसमें तो कोई गलती है नहीं, ठीक। अब ये देखो क्या होता है, मेक ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज से बना होना, ये फ्रॉम लिख दिया। फ्रॉम का तो यूज हम तब करते हैं जब कोई रिसोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन बताना है, उत्पत्ति बतानी हो, उसके लिए यूज करते हैं। Scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs। दो बातें ध्यान रखना, ठीक है। दो बातें क्या ध्यान रखना है इसमें, कभी भी ध्यान रखो कि जैसे स्कार्सली आ गया या मान लो हार्डली आ गया, तो वो तुमको पता ही है, इसका पेयर देख लो, वेन लगा है कि नहीं लगा है, ये लगा है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। दूसरी चीज ये देख लिया करो इसके अंदर
कि ये जो स्कार्सली होता है तुम्हारा या तुम्हारा हार्डली होता है, ये सब होते क्या है? आपने कहा एडवर्ब होते हैं, ठीक। तो जब भी किसी सेंटेंस को हम एडवर्ब से शुरू करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे। तो इन्होंने उल्टा कर दिया, बी हैड नहीं, यहाँ पे हैड भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला ये बताओ, बहुत क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के अंदर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, वुड टेक अ टैक्सी। देखो, अगर तुम इसको ध्यान दो तो ये तुम्हारा क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन होते हैं, ओपन कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन। ये है क्लोज कंडीशन। यहां पे देखो, हैड आई रियलाइज्ड, यानी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर आई वुड हैव टेकन हो जाएगा, वुड हैव टेकन। ऐसे जो मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, जितने कंसेप्ट आज हमने डिस्कस किए, एक तो कंडीशनल सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया, ये जो प्रेपोजिशन वाले होते हैं, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला जो क्वेश्चन हो गया प्रेपोजिशन से रिलेटेड ये। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये मतलब ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, है ना। नेक्स्ट है, ये पहले वाला हो गया, आई सेड आई एम नॉट वेरी हैप्पी एट वर्क। तो देख लो यहाँ पे, वहां पे एम लिखा है, एम का क्या बनाएगा? वुड बनाएगा, हेड बनाएगा, या एम ही बना देगा, ठीक है। क्या क्या बता रहा है? अच्छा, पुराना वाला है था ना। ठीक है, वाज हो जाएगा कि, तो एम का वाज कर दो सीधा सीधा, एम होगा नहीं, हेड होगा नहीं, वुड होगा नहीं, ये वैसे भी गलत हो गए। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। अ प्रोएक्टिव अप्रोच कैन हेल्प यू अवॉइड प्रॉब्लम्स। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एक बार पहले तुम लोग ट्राई करो इसको। अप्रोच मतलब क्या होता है? मेथड, तरीका, वे, है ना। कैसा मेथड? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब, इसका मतलब होता है टेकिंग एक्शन इन एडवांस, मतलब किसी चीज के होने के पहले ही आपने क्या ले लिया? एक्शन ले लिया। मतलब जैसे कोई भी घटना होने वाली है, ठीक है, वो घटना होने से पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव मतलब उसके होने के पहले ही कोई एक्शन ले लेना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद आ गई, इसमें से कोई भी लड़का एमपी का है क्या? एमपी में एक जगह है, क्या बोलते हैं उसको भाई? अरे जगह नहीं, अच्छा कोई एमपी से है? कोई एमपी से है? पहले ये बताओ, जगह तो हम देख लेंगे फोन में। एक काम था, कोई किसी के कांटेक्ट में हो तो बताना। एक है, दोस्त ही हैं कह सकते हैं, और वो गया था महाकाल दर्शन करने, उसका पर्स गिर गया और वहां पे किसी को मिला, और वो फोन किया, लेकिन वो थोड़ा रूरल एरिया के हैं तो उनको ये कोरियर वोरियर करने नहीं आता। तो वहां पे अगर कोई है बच्चा वहां का, तो तुम थोड़ी हेल्प कर दो उस आदमी से मिलके, बस वो पर्स जो है ना उसको कुरियर करना है, ठीक है। तो ये अगर कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, है। तो एक काम करना, हेल्प उज्जैन के नहीं, वो अरे यार जगह, रुको मैं जगह ही बता देता हूँ, अगर थोड़ी हेल्प हो जाए ना। पर्स गिरा था, उसमें थोड़ा सा कागज वागज है उसका, सब कुछ। ये था तुम्हारा मुन्ना, कहाँ चला गया? जगह जगह जगह, अच्छा भाई, हाँ हाँ, ये गुना, गुना, गुना करके कोई जगह है क्या? गुना, एमपी, गुना। वो एक्चुअली जो आदमी है ना, वो कानपुर, कानपुर आ गए हैं, वो कानपुर आ गए हैं, और गुना एमपी में उनका पर्स कहीं पे गिर गया था। और क्या ये महाकाल जाते समय उज्जैन, क्या ये जगह पड़ता है क्या? गुना पड़ता है क्या बीच में? गुना डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा ये बताना कि जब जाते हैं उज्जैन महाकाल, क्या बीच में गुना पड़ता है क्या? ये पड़ता है कि नहीं पड़ता है रास्ते में? पड़ता है।
तो भाई एक काम कर दो, तुम तो ट्रिपल एस नाम से हो, मैं नाम भी नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, तुम मुझे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देना, मैं फिर तुम उससे बात करके जिनको पर्स मिला है ठीक है, प्लीज वापस वहां से भेज देना तुम, है ना। जो कुरियर का पैसा वैसा लगेगा तुम बता देना, यहाँ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कर देना, ये कर देना यार, है ना, उसमें आधार कार्ड वगैरह उसका होगा, उसको मिल जाएगा कम से कम। चलो अच्छा, आ जाते हैं भाई, हम लोग कहाँ पे थे, प्रोएक्टिव अप्रोच पे थे। हमने कहा कि जैसे कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई भी चीज होने वाली है, उसके पहले कोई एक्शन ले लेना। यहाँ पे लिखा है ना प्रोएक्टिव, टेकिंग एक्शन इन एडवांस, दैट्स इट, इतना ही समझना था। सीवियर मतलब क्या होता है, यू कैन से हार्ड या स्टर्न, ठीक है। और हार्मोनाइज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है तालमेल बैठाना, यानी कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ये चीज। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव या प्रिकॉशन, समझ रहे हो। प्रिवेंटिव, प्रिकॉशन मतलब पहले से ही अवेयर रहना किसी चीज के बारे में, रोकथाम। रिएक्टिव हो जाएगा, प्रोएक्टिव का रिएक्टिव मतलब रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट आफ्टर आफ्टर दे अकर, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट, इवेंट्स लिखते हैं ना, क्योंकि आफ्टर के बाद दे लिख रहे हैं ना, दे अकर, ठीक है। कोई घटना होने के बाद उसका रिस्पॉन्ड करना, यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर इसका सिनोनिम लिखना हो तो सिनोनिम वो लिख लेना तुम लोग, रिस्पॉन्डिव लिख लेना, ठीक है, या तुम डिफेंसिव लिख लेना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव या डिफेंसिव ये लिख लेना। अगला देखो, ट्रस्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप की जो आधारशिला होता है, यानी जो फाउंडेशन होता है, वो विश्वास होता है। अगर हम कॉर्नर स्टोन की बात करें तो हमसे पूछ क्या रहा है, अपोजिट इन मीनिंग। देखो भैया, मॉकरी तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब तो रिडिक्यूल होता है, उपहास उड़ाना होता है। और माइलस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो ये तो अचीवमेंट से रिलेटेड होता है ना। फिर तुम्हारा पेरीफेरी हो गया और की स्टोन हो गया। अब बताओ इसमें से क्या आंसर है। चलो, की स्टोन तो तुम्हारा बता देता हूं, सिनोनिम है। ये तो अचीवमेंट से रिलेटेड है, एक ही बचता है, क्योंकि पेरीफेरी का मतलब क्या होता है पता है, बाउंड्री, बाउंड्री। अब तुम यहां पे बात कर रहे हो फाउंडेशन की, फाउंडेशन यानी नींव की बात कर रहे हो, आधारशिला की बात कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये फाउंडेशन है, ये तुम्हारा जिसको हम लोग सेंट्रल बोल सकते हैं, जिसको हम तुम्हारा बेसिस बोल सकते हैं, यानी आधार की तुम बात कर रहे हो, है ना जी। आधार मतलब जो एकदम मजबूती से, है ना, वो चीज। बट अगर पेरिफेरी की बात करते हैं तो ये आउटर लिमिट्स ऑफ समथिंग होता है, समझ रहे हो। इधर तुम आउटर लिमिट की बात कर रहे हो और यहां पे तुम फाउंडेशन न्यू की बात कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा, बी, ठीक। अगला देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बताओ जरा इसका। लेगेसी, लीजेंड, पैट्रिमोनी, इनहेरिटेंस। रजनीकांत कह रहे हैं लेगेसी होगा, रागनी कह रही हैं डी होगा, ऋतुराज कह रहे हैं डी होगा, हरवीर कह रहे हैं डी होगा, अखिलेश कह रहे हैं डी होगा, अमीश पांडे कह रहे हैं ए होगा, हरिओम कह रहे हैं लेगेसी होगा, ठीक है। मतलब मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के, ए और डी ना। बेटा तुम लोग की बदतमीजी नहीं छूटेगी बेवकूफ़ों, है। जब तक चार खरी खोटी बातें मेरे से सुन न लो तब तक तुम्हारा खाना कहाँ पचेगा, है ना। सोचेंगे नहीं ये, अगर कायदे से सोचा जाए, इसको तो चलो हटा देते हैं लीजेंड को। अगर लेगेसी का कभी सिनोनिम डालेंगे तो लेगेसी का सिनोनिम क्या आएगा, पैट्रिमोनी भी आ जाता है, इनहेरिटेंस आ जाता है। जब सीधे तौर पे लेगेसी का सिनोनिम इनहेरिटेंस आता है, ठीक है, तो दोनों क्यों नहीं हो सकता। सी ज्यादा सुटेबल है, तुम्हारा मुंह सुटेबल है, बेवकूफ नहीं तो क्यों सुटेबल है बताओ। देखो मैं समझाता हूं, जैसे लेगेसी होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, लेगेसी ऑफ
काइंडनेस, है ना। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे पिताजी हैं, मान लो तुम्हारे पिताजी हैं, तो तुम्हारे पिताजी की कहते हैं, या तुम्हारे कोई भी मान लो तुमसे जिसको तुम अपना आदर्श मानते हो, कहते हैं जो उनकी लेगेसी है उसको बरकरार रखना। तो वो जो लेगेसी की हम बात करते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? तो एक तो लेगेसी की बात हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड मनी, इसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक जो होता है, जैसे ये हमने देखो लिखा है, जैसे इंसान के जो आइडियाज होते हैं, जो उनकी वैल्यूज होते हैं, वो भी तो उनकी लेगेसी होती है। अब जैसे हमने कहा लेगेसी ऑफ काइंडनेस, जैसे सपोज करें तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु इंसान थे, तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि भाई उनकी लेगेसी ना तुम आगे लेकर के जाना, मतलब तुम कभी क्रूर मत बनना, तुम कभी सेल्फिश मत बनना। जैसे वो काइंडनेस उनके अंदर भर भर के थी, वैसे तुम भी आगे इस चीज को कंटिन्यू करना, लोग जाने कि हाँ यार ये फलाने का ही लड़का है। जैसे वो इतने ज्यादा बेनेवलेंट थे, वैसे ये भी उतना ज्यादा चैरिटेबल है। ठीक, तो ये जो हमारा लेगेसी होता है, ये प्रॉपर्टी मनी के रेफरेंस में तो बात होती है, बट आइडियाज और वैल्यूज के रेफरेंस में भी तो हम इसका बात करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें भी समझाता हूं, ध्यान से समझना। पैट्रिमोनी की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कल्चरल इनहेरिटेंस की, ठीक है, ये ए है, ये एल है। अगर हम बात करते हैं कल्चरल इनहेरिटेंस, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, जैसे मान लो अभी हमारी जो जनरेशन चल रही है, जो पहले की जनरेशन चलती थी, तो अब उनके अंदर अपनी संस्कृति को लेकर के प्रेम था, भाव था, है ना। तो उन्होंने अपने बच्चों में वो दिया, फिर उनके बच्चे अपने बच्चे में देंगे, फिर वो मतलब जनरेशन के बाद एक दूसरी तीसरी जनरेशन ये चलती चली जाएगी। तो मतलब ये जो पैट्रिमोनी है, इसका हम सिर्फ यूज ऐसे कह लो कि हम सिर्फ प्रॉपर्टी के सेंस में नहीं करते, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या हो गया, जैसे यही सब प्रॉपर्टी में, जैसे घर आ गया, गाड़ी आ गया, इसके लिए तो करते हैं, लेकिन ये जो कल्चरल इनहेरिटेंस होता है ना, हम इसके लिए भी इसका यूज करते हैं। आगे बात समझ में? या हम बात करते हैं परंपराओं की, ट्रेडिशंस की, इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे मान लो अभी तुम्हारे घर में कोई परंपरा चल रही है, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उनको बताओगे ना बेटा ये परंपरा तुमको फॉलो करनी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आंखों के सामने देखता है, पैदा होते ही वो भी फॉलो करता है, फिर उसके बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो भैया लेगेसी में मैं ये समझाना चाहता हूं कि लेगेसी में हम आइडियाज और वैल्यूज की भी बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी और मनी की तो बात करते हैं, यहां पे हम प्रॉपर्टी की तो बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ हम कल्चरल इनहेरिटेंस की भी बात करते हैं, और हम ट्रेडिशंस वगैरह की भी बात करते हैं, जो बच्चों के एक के बाद दूसरे पीढ़ी में जाती रहती है। अब आते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा समझना, ये एक्चुअली में जो तुम्हारा होता है ना लीगल एंड फिनेंशियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगर हम लीगल एंड फिनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है, मतलब यह कह लो लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे कर लो, लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक है, अब वो उसको मिल रहा है ना। तो ये जो ये लीगल कॉन्टेक्स्ट होता है, ये मतलब एक लीगल प्रोसीजर होता है जहां पे लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पे मेनली अगर हम तुम्हें बताएं, तो जैसे लेगेसी में तुम आइडियाज या वैल्यूज की बात कर सकते हो, जैसे पैट्रिमोनी में तुम कल्चरल इनहेरिटेंस और ट्रेडिशंस की बात कर सकते हो, ऐसा इनहेरिटेंस में नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी को एक जन से दूसरे जन को ट्रांसफर करना लीगल प्रोसीजर के थ्रू। तो यहां पे ये सीधा सीधा दिया, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। हम कहीं पे यहां आइडियाज वैल्यूज या कल्चरल या ट्रेडिशंस इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा डी। पहले बताओ समझ में आया? समझ गए? आओ, ये जरा क्वेश्चन देखो, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, दोबारा एक बार याद दिलाऊंगा, लेकिन डिटेल में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। तुम लोग आंसर बता दो, मैं इसमें क्या ही बताऊं।
अच्छा मुझे ये बता दो ये कौन सा सेंटेंस लिखा गया, बस ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आता है। When I will get back, I shall pay back the money that I borrowed from you last. हाँ वैसे तो आंसर सही आ रहा है ए करके। देखो ये वेन है ना, वेन कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो हमने तुम्हें क्या बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर मीनिंग कन्वे करता है, तो दैट्स वाई उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। तो ये विल हटा, व्हेन आई गेट बैक, दैट्स इट, ये काम कर लो बस। जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। ठीक, ये तुमको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। आज का मान लो एक होमवर्क भी ले लो, ठीक है, थोड़ा खुद से भी मेहनत कर लेना, ये बताना। शी सेड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। अब ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगा करके बनाते हैं, ये हटा दो, ये हटा दो। ऑर्डर्ड हर मेड, ऑर्डर्स पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए। शी वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट मीनिंग, हिडन मीनिंग, अंडरस्टूड मीनिंग, रेड बिटवीन द लाइंस। गिव कोल्ड शोल्डर लिखा है, इसका एक मतलब तो ये होता है इंटेंशनली इग्नोर करना किसी को, मतलब जानबूझ के इग्नोर करना, इसको हम लोग बोलते हैं डेलिबरेटली। ठीक है, तो किसी को डेलिबरेटली या किसी को जानबूझ के इग्नोर करना ये होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, अबे वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रीट समवन, मतलब बात वही है मिला जुला करके, इन एन अनफ्रेंडली वे। देखो दो अलग अलग चीजें मत समझना, मतलब रिलेटेबल है। अगर आप किसी को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, अनफ्रेंडली वे में ट्रीट कर रहे हो। तो बात एक ही है, हमने अलग अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, और ब्रेक डाउन का मतलब तो सबको पता है, टू फेल होता है, या टू कंप्लीटली फेल लिख लीजिए, है ना। और डेविल्स प्ले थिंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मतलब ऐसी एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज। उम्र हो रही है यार, धीरे धीरे भूल रहा है चीजें। दैट सिंस, अगर यहां हार्मफुल और सिंफुल, ठीक है, ये मतलब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी हरकतें कह लीजिए शुद्ध हिंदी में, जो सिंफुल होता है या जो हार्मफुल होता है। ठीक है, ये, अरे यार ये सही सेंटेंस नहीं, अगर इधर एक्टिविटीज लिखा है तो इधर सीन्स नहीं होगा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ऐसे लिख लो। ऐसी एक्टिविटीज जिसको ये कंसीडर, आर कंसीडर्ड भी लिख सकते हो या सीन भी लिख सकते हो, हार्मफुल या सिंफुल, उसे बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी। तो 45